हाँ जी, आज का टॉपिक हम लोग का रशियन रिवॉल्यूशन है। रशिया की क्रांति। क्या हो गया, क्या समस्या? खोल दें, क्या हो गया, बंद क्यों करा? बैरिकेड बंद कर दो। बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम लोग बाहर थोड़ी देखोगे, मैं हूँ तो खड़ा, मुझे देखो। ठीक, तो रशियन रिवॉल्यूशन या रशिया की क्रांति, इसकी आज चर्चा करनी है हम लोग को, ठीक है। तो इससे पहले ये टॉपिक अगेन फिर कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट करेंगे हम लोग पुराने टॉपिक्स को। रशियन रिवॉल्यूशन या रशियन क्रांति की बात करेंगे तो अंतिम स्टेज का एक आंदोलन या क्रांति का दौर है। अंतिम स्टेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग समझिए 1917 का दौर है अप्रोक्स, कब है 1917। और 1917 या उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर या यूरोप में खास करके कोई इतने बड़े रिवॉल्यूशन या क्रांतियां नहीं हुई, सिर्फ वॉर हुए हैं अगर हम लोग देखेंगे। लेकिन रशिया इस समय क्रांति से जूझ रहा है ना। वॉर्स होते थे इस समय, ये समय वॉर का है, लेकिन रशिया अकेला एक नेशन है दुनिया भर में जहाँ पे इस समय क्रांति देखने को मिल रही है। मतलब इंटरनल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपसी कहीं ना कहीं आंतरिक मतभेद की वजह से वहां पे एक बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस आपसी बड़े रिवॉल्यूशन के पीछे हमने एक कारण तो बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक कारण हो सकता था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल हम लोग चर्चा किए भी इसके बारे में, और हमने देखा था 1914 से लेके 1918 के समय में रशिया किस तरीके से हर एक जगह पर काफी पीछे दिखाई देता है। जर्मनी हर बार हारा था और उसको हरा दे रहा था, रिसोर्सेज उसकी खराब होती चली जा रही थी, उसके पास में वो आर्मी अब नहीं बची थी, आर्मी उसकी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही थी। तो ये एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 1 कि यहाँ के लोग नाराज होकर रशिया के अगेंस्ट में बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक बार हम लोग इसकी पूरी समरी ले लेते हैं, फिर सीधे आते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के एक एक फैक्टर के ऊपर आके बात करेंगे, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन बेसिकली कहानी शुरू होगी यहाँ पे जब 1900 के अंदर जार निकोलस सेकंड यहाँ पर रशियन एम्पायर के ऊपर अपनी सत्ता में बैठे, ठीक है। 1900 क्या नाम है, जार निकोलस सेकंड। जार बोलते थे वहां के राजा को, किनको क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है, ठीक है। रशिया की भाषाओं के आधार पर, यहाँ की मान्यता के आधार पर जार वहां के राजा को बोला जाता था और जरीना बोला जाता था वहां की महारानी को, ठीक है। तो जार और जरीना इस तरीके से हुआ करते थे। तो 1900 के अंदर यहाँ पे एक राजा आके बैठे जिनका नाम था निकोलस सेकंड, ठीक है। लेकिन एक कमी थी, कमी ये थी कि इन्होंने आते ही एब्सोल्यूट पावर को गेन किया। एब्सोल्यूट पावर का मतलब एक तरीके से मोनार्किकल सिस्टम ऐसा होगा जहां लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तभी तो एब्सोल्यूट पावर आती है। मतलब राजा सब अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है और जनता की राइट्स या अधिकारों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, तो ये एब्सोल्यूट पावर आके गेन कर लेते हैं। 1904 में इसका एक प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलता है कि 1904 के अंदर जापान और रशिया का एक वॉर होता है। किसका वॉर होता है, रशिया एंड जापान। जब हम लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे थे तब हमने इस वॉर की बात करी थी, याद होना चाहिए आपको। हम ये बात कर रहे थे कि रशिया और जापान में वॉर हुआ था। जापान एक छोटा सा मुल्क है, कंट्री एक छोटी सी अलग इलाका देख लोगे अगर आप, और रशिया एक बहुत भारी इलाका था और बहुत बड़ी पावर था। इस वॉर के अंदर जापान ने रशिया को हरा दिया था। कौन हार गया, रशिया। एक छोटी सी पावर इतनी बड़ी पावर को हरा देती है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल था, लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाला होगा, निकोलस जार के ऊपर, कि राजा की कमियां हैं, राजा की गलतियां हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे रशिया को हार देखने को मिली, ठीक है। तो इनको कारण के लिए जिम्मेदार माना। एक तो ये रिवॉल्ट के तौर पर क्रिएट हो गया, और ऐसा रिवॉल्ट क्रिएट हुआ कि 1904 के अंदर रशिया की क्रांति का पहला दौर 1905 में ही शुरू हो गया था। रशिया की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं 3 स्टेजेस में बात करते हैं। एक 1905, ये फर्स्ट स्टेज है इसकी क्रांति की। क्रांति कहां से शुरू हो गई थी, 1905 से शुरू हो गई थी। दूसरी बात करें तो 1917, इसको बोला जाता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन या फरवरी की क्रांति, ठीक है। और तीसरी स्टेज है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, या अक्टूबर की क्रांति। इन 3 स्टेजेस में हम पूरे के पूरे रशिया की क्रांति को पढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस में रशिया की क्रांति। तो रशिया की क्रांति का पहला जो पार्ट था वो शुरू हो गया 1905 में। कब, जब ये लोग जापान से हार गए, ठीक है। तो जापान से हारने के बाद में ये यहाँ पर शुरू हुआ। कारण यहाँ पर तो ये था ही था, बाकी और भी मिसलिनियस कारण है, धीरे चर्चा करेंगे, बताइए आपको। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गलत चीज हो गई, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे का मतलब खूनी रविवार। रविवार का दिन था, जनता प्रोटेस्ट में निकली थी और जा रही थी निकोलस के पास में,
निकोलस के पास में अपनी बात रखने जाती थी, और इन्होंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ की आर्मी ने उठा के सीधा का सीधा अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे यहाँ की जनता मारी गई। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, ब्लडी रिवॉल्यूशन या ब्लडी संडे के तौर पर जाना जाता है, जहां से क्रांति का पहला दौर शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में यहाँ पे ड्यूमा बना। ड्यूमा की बात करें तो ये संसद है, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ रशिया में एक संसद बन गई, ठीक है, लोअर सदन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक सदन बन गया ड्यूमा के फॉर्म में, और ड्यूमा ने यहाँ पर आके लोगों को शांत किया, बोले हम तुम्हारे पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शांत करने के बाद में बात चली आई 1914 तक। 1914 में रशिया ने एक बड़ी गलती फिर कर दी, और 1914 में वॉर में एंटर कर गया। ठीक है, 1914 में रशिया के वॉर में एंटर करने का कोई लॉजिक था क्या? कोई लॉजिक नहीं था। कल हम लोग पढ़े, सर्बिया के ऊपर अटैक कर रहा था अगर कोई कंट्री, ऑस्ट्रिया हंगरी, तो आप सर्बिया को बचाने के लिए रशिया से आ रहे हो, है ना, और यहाँ पर रशिया की जनता भूखी प्यासी या कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन देख रही है, उस पर फोकस करने की जगह आप कहाँ चले आए? आप चले आए सर्बिया की मदद करने के लिए। ये वैसे ही कुछ नहीं हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789, है ना, वहां पे भी तो आपने देखा था लुई 16 मदद करने किसकी पहुंच गए थे? अमेरिका की, बिना किसी मतलब के। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ की जनता फिर नाराज हो गई 1914 में एक बार, और यहाँ पे फिर से आंदोलन शुरू हो गए। 1917 के अंदर यहाँ पर फरवरी का रिवॉल्यूशन हुआ, फरवरी क्रांति हो गई, इन्हीं सब कारणों की वजह से, जिसकी वजह से 1917 में इन्होंने वॉर से अपने आप को वापस ले लिया। ठीक है, ये वो समय है जिस समय में यहाँ पर रशियन जो पूरा का पूरा टेरिटरी है वो दो समुदाय में पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी थी। एक का नाम था बोल्शेविक और एक का नाम था मेंशेविक। ठीक है, ये वहाँ की संस्थाएं, ठीक है, जैसे आप सुनोगे कांग्रेस का गरम दल और कांग्रेस का नरम दल, ऐसे वहाँ की दो संस्थाएं, एक का नाम था बोल्शेविक और एक का नाम था मेंशेविक। इन दो तरीके की संस्थाओं ने यहाँ पर आके क्या करा, राजा को हटाने का कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये 1917 में क्रांति इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि 17 के अंदर ही यहाँ बात चली आई अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक, और राजा को उसकी गद्दी से हटा के फेंक दिया गया। फेंकने के बाद में पूरा कंट्रोल यहाँ पर बोल्शेविक्स ने अपने हाथों में ले लिया, और हाथों में लेने के बाद यहाँ पे लेनिन को अगला रशिया का एम्परर या फिर कह सकते हो आप पॉलिटिकल हेड घोषित कर दिया गया। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन नाम सुना होगा आपने, ऐसे नहीं सुना होगा राजा के फॉर्म में, तो आपने उनकी कम्युनिज्म की थ्योरी, साम्यवाद के सिद्धांत के तौर पर सुना होगा। मार्क्सवादी विचारधारा, लेनिनवादी विचारधारा, स्टालिनवादी विचारधारा, ये सब विचारधाराएं सुनते रहते हैं ना आप लोग, तो उसमें एक लेनिनवादी विचारधारा जिसने यहाँ पे जन्म लिया था इस समय, उस विचारधारा का मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में बोल्शेविक लेनिन के अंडर में आकर रूल करना शुरू कर देते हैं। समय यह आता है 1922 का, और यहाँ पर लेनिन क्या करता है, सोवियत रिपब्लिक यूनियन के तौर पर एक पूरा का पूरा ग्रुप क्रिएट कर देता है, जिसके तौर पर आप जानते हो कि यूएसएसआर को पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किसने कर दिया था? लेनिन की विचारधारा ने। और इसी के बाद में थोड़े समय बाद स्टालिन चले आते हैं, लेनिन के बाद स्टालिन इस साम्राज्य को संभालते हैं, और स्टालिन उस कम्युनिज्म की विचारधारा या फिर वो साम्यवादी विचारधारा को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ठीक है, तो ये रशिया के रिवॉल्यूशन की पूरी समरी, जिसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से रशिया का रिवॉल्यूशन या क्रांति क्रिएट हुई, उसके कारणों की समीक्षा करेंगे। फिर इवेंट्स देखेंगे, जैसे कल हमने वॉर्स के दौरान इवेंट्स देखे थे, और इवेंट्स के बाद में ये देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और रशिया रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन, इसका भारतीयों के ऊपर अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा तो वो भारतीयों के ऊपर भी इम्पैक्ट को देख लेते। ठीक है, जैसे कल वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इंडिया के ऊपर? हाँ, इसकी वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ। चलो ठीक है, इम्पैक्ट की वजह से कह सकते हैं, इसके इम्पैक्ट की वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ होगा, क्योंकि ट्रीटी संधि साइन हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके संधि के साइन बाद में एक खिलाफत आंदोलन हो गया। अच्छी बात है। चलो, और कुछ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट, भारत के ऊपर इसका वर्ल्ड वॉर का कोई और इम्पैक्ट देखने को मिला? विश्व युद्ध का कोई प्रभाव? जो भारत की मॉडर्न हिस्ट्री आपने पूरी पढ़ ली, उस मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहीं इम्पैक्ट दिखता हो? तो बाद में क्या करें, मॉडर्नाइजेशन हुआ था कारखानों का, क्योंकि लोहे का उत्पादन चाहिए था अंग्रेजों को बंदूक बनाने के लिए। तो उस समय जब से जो मतलब फैक्ट्री लगाई थी लोहे की, क्या कहते हैं वो
हाँ, बेसिकली ये कह सकते हो आप कि भारत को इसमें बहुत गंदी तरीके से इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन फेस करना पड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन की बात करें तो आर्थिक रूप से भारत पिछड़ता चला गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने सारी भारतीय रिसोर्सेज को उपयोग करना शुरू कर दिया था अपने वॉर के एवज। ठीक है, तो इस वजह से एक बड़ा नुकसान तो ये देखने को मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हो एकदम सही बात है। भारतीय इंडस्ट्रीज का ह्रास करके यूरोपियन इंडस्ट्रीज भारत में लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज तो यूरोप में बंद हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो वो इंडस्ट्री की जगह ढूंढी जा रही थी कहाँ लगाए जाए, तो वो कहाँ लगना शुरू हो गई, भारत के अंदर आके लगना शुरू हो गई, जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये तो भाई डिक्लाइनेशन या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो गए। फायदे कुछ हुए होंगे वर्ल्ड वॉर से, जैसे आपने बताया खिलाफत आंदोलन, लोग जागरूक हुए, जनता जुड़ी आपस में आके, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। एक तो खिलाफत आंदोलन के तौर पर फायदा दिखाई देता है। ठीक है, बाकी इसी समय में आपने होम रूल लीग नहीं देखी है 1916, देखिए ना, इसी इवेंट्स के दौरान अगर हम चलें तो 1916 की होम रूल लीग भी तो देख रहे हैं हम लोग। होम रूल लीग का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि उस समय में एनी बेसेंट ने क्या बोला था कि इस समय सबसे अच्छा मौका है, इंग्लैंड बिजी है वॉर में और हम आजादी अपनी ले सकते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए पूरे भारत में होम रूल लीग को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो होम रूल लीग एक अच्छा सिद्धांत के तौर पर जाना जा सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो प्लस भी हैं और माइनस भी हैं, जिसका वर्ल्ड वॉर का सीधा सीधा इम्पैक्ट भारतीयों में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब इनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर एक एक करके आते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन एक एक करके टॉपिक पे चर्चा करते चलेंगे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि क्या क्या टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे इस पूरे की पूरी सोसाइटी के धर्म की। ठीक है, रशिया जब हम बात करते हैं, रशिया प्रांत की बात करते हैं, यूएसएसआर की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे रिलीजन या धर्म की बात कर लेते हैं। किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए आप उसकी संस्कृति को समझ लीजिए। संस्कृति समझने के बाद में आपको समझ आ जाएगा वो देश किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये धर्म या फिर अगर हमें उसका समाज समझ आता है तो बात समझ आ जाती है। रशियन जो पूरा का पूरा प्रांत है उसके अंदर क्रिश्चियनिटी जो सबसे मैक्सिमम संख्या के अंदर लोग रहा करते थे वो कौन थे, क्रिश्चियनिटी के लोग रहा करते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन थे, क्रिश्चियनिटी के लोग रहते थे। ठीक है, इवन अगर मैं संख्या को 80% के ऊपर भी लेता हूँ तब भी इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, बच्चे बचाए लोग जो थे वो यहाँ पे नास्तिक या फिर हम लोग एथीस्ट कह सकते हैं, एथीस्ट यहाँ पे रहा करते हैं जिनको किसी भी धर्म से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बची पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन थी। ठीक है, बची पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन थी जिसमें अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आया करते थे। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो समुदाय धर्म हमें दिख रहा है, क्रिश्चियनिटी दिख रहा है। तो अगर समाज के ऊपर इम्पैक्ट रहा होगा तो इसी का रहा होगा, क्रिश्चियनिटी का रहा होगा। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी एक मतभेद था। क्रिश्चियनिटी में मतभेद ये था कि यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट और एक को हम लोग बोलते हैं कैथोलिक। ठीक है, सुना होगा आपने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक, जैसे हर धर्म के अंदर दो बंटवारे बेसिकली माने ही जाते हैं। हमने हमेशा बात की है इस बारे में कि हिंदू धर्म के अंदर शैविज्म और वैष्णविज्म है ना, शैव और जो वैष्णव संप्रदाय है वो एक अलग बंटवारा दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से इस्लाम धर्म में आप देखोगे तो शिया सुन्नी का मतभेद दिखाई देता है, वो दो बंटवारे के तौर पर दिखाई देते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान वो भी आप देख चुके हैं वहाँ पे। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी दो भेद यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और एक होते हैं कैथोलिक। ठीक है, अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है ऑर्थोडॉक्सनेस का। इसका डिफरेंस होता है ऑर्थोडॉक्सनेस का, मतलब कट्टरता का डिफरेंस होता है। कट्टरता का भेद है यहाँ पे। कट्टरता बेसिकली उस चीज को बोला जाता है जब कोई अपने धर्म की किताबों के अनुसार हर एक चीज को उसी के हिसाब से चलता है, लेके चलता है और उसमें किसी भी तरीके का समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं चाहता। ठीक है, बोले ये हमारी बुक में लिखा हुआ है तो यही सत्य है और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मतलब कट्टरता कभी कभी इस ओर भी ले जाती है कि सिर्फ मेरा ही धर्म सही है, दूसरे वाले का धर्म सही नहीं। ठीक है, तो सेकुलरिज्म के आइडिया को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो खत्म करने की कोशिश करती है।
रशिया के अंदर जो मेजोरिटी थी वो प्रोटेस्टेंट की थी, और प्रोटेस्टेंट के लोग क्या कहलाते हैं? ऑर्थोडॉक्स ग्रुप के लोग कहलाते हैं। मतलब अगर वो किसी धर्म के ऊपर काम किया करते थे तो वो कट्टरता के साथ में, कट्टरता की बात देखिए मैं जब कर रहा हूँ तो आप बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे चर्च का रूल चलता हो, किसका रूल चलता हो? चर्च का रूल चलता हो, चर्च की बातें मानी जाती हूँ, चर्च का रूल चलता हो। कैथोलिक वाले क्या थे? थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट थे। इनका ये था कि अगर हमें ईश्वर ने कुछ बता के गया है तो हमारे आने वाले समय में हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ नए बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्रिश्चियनिटी सोसाइटी के अंदर कभी देखा होगा, काफी मजे में रहते हैं, बहुत मजे में, उन्हें कोई डर नहीं है कि ईश्वर ये कर देगा वो कर देगा। दारू पी रहे हैं, घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर एक चीज उसमें अलाउ होती है। ऐसे लोग पता कौन होते हैं? ये होते कैथोलिक वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कैथोलिक होते हैं, उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो उस विचारधारा से अपने आप को अलग रखते हैं जो विचारधारा प्रोटेस्टेंट की है, बहुत कट्टरता से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था। यहाँ पर दो तरीके के समुदाय बटे हुए थे। अब यहाँ पे आपको फ्रांस भी याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जब हम बात कर रहे थे फ्रांस में चर्च से आज़ादी ले रहे थे लोग, वहाँ पे क्लर्जी ग्रुप था उससे आज़ादी ले रहे थे ना वहाँ के लोग। यहाँ पे भी डिवीजन वही है, 3 क्लासेस डिवीजन है। अगर समाज की बात करें, धर्म के बाद में समाज की बात करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी 3 क्लासेस डिवीजन है, जिन क्लासेस के अंदर टॉप पे अगर कोई रहा करता था, अगेन फिर कौन रहता था? चर्च रहा करता था, ठीक है। और सबसे नीचे बॉटम पे किसको डाल दिया गया था? बॉटम पे डाल दिया गया था पीजेंट्स को या फिर वर्कर्स को, ठीक है, पीजेंट्स या फिर वर्कर्स, ठीक है। सबसे डाउन में जो है वही रशिया के समय, इस समय रशिया में इस समय सबसे टॉप पे है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। यही वाले लोग थे जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट किए वहां पे और आज के समय में रूल करते हैं, ठीक है। तो ये वहां का क्लासिफिकेशन था समाज के आधार पर। फिलहाल एक बात समझ आ गई कि ऑर्थोडॉक्सनेस एक कारण था जिसकी वजह से यहाँ की जनता परेशान रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड क्लास के लोगों को परेशान किया जा रहा होगा। चर्च अपना कानून थोपने की कोशिश कर रहा होगा, राजा के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्रूरताएं दिखाई जा रही होंगी, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई। धर्म और वहां का समाज दोनों हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सोसाइटी के रिलीजन के तौर पर कारण बना होगा जब यहाँ पर एक रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे फ्रांस में देखा था वैसे हम रशिया में देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि फ्रांस इनसे बहुत समय पहले ये सब कार्य करके आ चुका है, बहुत आगे आ चुका था, उसने अपनी क्रांति बहुत समय पहले कर ली थी। रशिया इस सब में बहुत लेट हो गया, ठीक है। रशिया अभी भी उसी दकियात उसी चीजों को लेके आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन एक समय आया कि लोग यहाँ पे भी भड़क गए, ठीक है। और उन्होंने क्या करा? आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ की इकोनॉमी, हमने धर्म देख लिया, समाज देख लिया, अर्थव्यवस्था भी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के आधार पर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग या एग्रीकल्चर फॉलो करने वाले लोग कितने थे? 85%। कितने? 85%। बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होती है। 85% लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि किया करते थे यहाँ पे, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो आपको एक बात और समझ आ रही होगी कि रशिया टोटली डिपेंडेंट कंट्री किसके ऊपर था? कृषि के ऊपर था, ठीक है। मतलब कृषि के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाला देश, कृषि से ही इनका समाज चला करता था, कृषि से ही इनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा करती थी, ठीक है। और यही कृषि करने वाले पीजेंट्स या फिर वर्कर्स थे, वो सबसे डाउनग्रेडेड थे इस समय। राजा और चर्च मिलकर उनके ऊपर अपने कानूनों को जबरदस्ती थोपा करते थे, ठीक है। तो ये एक समस्या दिखाई दे रही है कि जो पीजेंट क्लास है यहाँ का, वो पीजेंट क्लास अप्रोक्स 85% का वर्ग हुआ करता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ का औद्योगिकरण, यहाँ का औद्योगिकरण बहुत लेट आया। हम लोग बात कर रहे थे 1750 की, जब पहली बार औद्योगिकरण देखा हमने। दूसरे स्टेज में 1850 में औद्योगिकरण भी देख लिया हमने। रशिया में औद्योगिकरण आया है अब 1900 में, अप्रोक्स मान के चलिए 20th सेंचुरी में यहाँ पर रशिया में क्या इंस्टॉल हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण रशिया के अंदर बहुत लेट आया, जिसका एक बड़ा कारण अगर आप देखोगे, वहां इंडस्ट्रीज बस पॉकेट्स में थी। 2 पॉकेट जेब में है ना, तो बस 2 ही पॉकेट के तौर पर दो जगह पे इंडस्ट्री लगी हुई थी। 2 शहर थे वहां पे, एक सेंट पीटर्सबर्ग था और एक मॉस्को। यही 2 शहर थे वहां पे जहां पे सिर्फ इंडस्ट्री लग पाई थी। बाकी सारा का सारा एरिया इंडस्ट्रीलेस था, वहां पे इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिला करती, ठीक। ये 85% के जो लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग था जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है।
वो वर्ग यहाँ से निकल के कहीं नई जगह जाना चाहेगा, वो वर्ग निकल के कहाँ आया, सेंट पीटर्सबर्ग आया होगा या मॉस्को आया होगा। कई सारे लोग इकट्ठे होकर इन शहरों की तरफ बढ़े होंगे, और जब ये शहरों की तरफ बढ़े होंगे लोग, तो एक प्रॉब्लम बड़ी और देखने को मिली होगी जिसको हम लोग शहरीकरण बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इस अर्बनाइजेशन ने एक नई समस्या क्रिएट कर दी होगी, क्या, फूड की शॉर्टेज, रिसोर्सेज की शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, ये सब हो गया होगा ना, कि भाई महंगाई भी बढ़ रही है, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी होती चली जा रही है, लोगों के रहने की भी कमी होती चली जा रही है। ये सब कारण एकदम औद्योगिकरण के आने से इस समय क्रिएट हो, ठीक है। और यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया, और मतलब मारा मारी बुरी तरीके से मच गई, ठीक है। और इस मारा मारी ने यहाँ पे एक बात तो डिक्लेयर कर दी कि रशिया के अंदर औद्योगिकरण आना या औद्योगिकरण का चलना इतना आसान नहीं, काफी मुसीबतें और परेशानियां यहाँ पे झेलनी पड़ेंगी औद्योगिकरण को देखने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको क्या बोला जाता है, वर्कर्स यूनियन, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना यूनियन बनाया, जो इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, उन सारे लोगों ने मिलकर अपना एक यूनियन बनाया, ठीक है। अब ये यूनियन दो तरीके से क्रिएट, दो कारणों से क्रिएट किया गया था। एक कारण तो ये था कि इतने सारे लोग एकदम जो शहरों की तरफ आए, उन सबकी समस्याओं को सुनने के लिए राजा इन सब बातों को इग्नोर कर रहा था। निकोलस इन बात को सुन ही नहीं रहे थे, और वो इन सब बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देने की कोशिश कर रहे थे। तब क्या हुआ, मजबूरी में जनता ने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन बना के क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब वर्कर्स यूनियन आ गया है। अब आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि जब भी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड हो जाता है, और जब भी एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तब वहां के समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वर्कर्स यूनियन यहाँ पे बन चुका है। अब क्या शुरू होगी, वो श्रृंखला शुरू होगी जिसमें हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आई थिंक आपको कारण समझ आ गए होंगे कि रशिया के क्रांति के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस का भी क्वेश्चन है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे के कॉजेज या कारणों को बताइए, ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, कोई भी मिलावट नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन एकदम आया था। तो जितनी चर्चा अभी हमने करी लास्ट 15-20 मिनट में, यही सारी चर्चा आपको कहाँ लिखनी थी, उस आंसर्स में जाके मेंशन करनी, ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, आपको बस यहाँ से शुरू करना है। इसके धर्म के बारे में लिखना है, इसके समाज के बारे में लिखना है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है, अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, राजा का लगातार इग्नोरेंस लिखना है, उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट होना है, ठीक है। ये सब जब आप लोग लिख दोगे तो आपके कारण समझ में आ गए कि ये कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा क्रांति का रूप देखने को मिलता है, ठीक है। हर देशों के अंदर कुछ ना कुछ अलग कारण बनते हैं वहां की क्रांति होने के पीछे, ठीक है। यहाँ का कारण ये है जिसको आप वहां पे मेंशन करो, ठीक है। चलो इवेंट्स की बात करें, वर्कर्स यूनियन बनी, लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा तो कुछ बोलने का नहीं है ना, राजा किसी भी तरीके का हमें सजेशन देने वाला है, तो खुद करना पड़ेगा, है ना, खुद करना पड़ेगा, अपने हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और इन्होंने करना शुरू कर दिया कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब भी एक तरीके से क्या होता है, एकीकरण करना होता है, ठीक है। एकीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक एग्रीकल्चर का तरीका है। क्या है ये, एक एग्रीकल्चर का तरीका है। मान लिया आपकी ये प्रॉपर एक फील्ड पड़ी हुई है, इस फील्ड को ये लोग डिवाइड करते थे दो पार्ट के अंदर, ठीक है। क्या करते थे, दो पार्ट में फील्ड को डिवाइड करते थे, ठीक। इसी के जस्ट बगल में एक फील्ड और पड़ा हुआ करती थी, ठीक। ये व्यक्ति भी क्या करता था, अपने फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता था। ये मान लो पार्टी ए की फील्ड है, ये मान लो पार्टी बी की फील्ड, ठीक है। ये दोनों लोग आपस में आए, ए और बी, इन दोनों ने बोला हम कलेक्टिवाइजेशन के तहत कृषि करना शुरू करेंगे, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन है क्या, मतलब ये है कि पैसा थोड़ा तुम लगाओ, पैसा थोड़ा हम लगाएं, और हम अपनी फील्ड्स के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया तुम धान बोले ना, यहाँ पे धान के साथ में कोई कैश क्रॉप बोली जाए, ठीक है। इस कैश क्रॉप के साथ में मैं यहाँ पे धान बोलूंगा और तुम यहाँ पे कोई कैश क्रॉप बोलेगा, ठीक। दोनों ने मिले और मिलने के बाद में अपनी अपनी फील्ड्स के ऊपर क्या करा, अपने अपने खेतों में इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का सिद्धांत लागू कर दिया कि पैसा अपना दोनों मिलके लगाया करते थे, और खेती का जितना प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट उठा के क्या करते थे, अपनी पॉकेट में डाल दिया करते थे, अपनी पॉकेट। जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन अपनाया उन सारे लोगों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया, ठीक है।
एक इवेंट के तौर पर पहला सबसे बड़ा कारण क्या बना? एक कारण ये बना कि लोग नाराज हैं, तुम्हें एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट भी नहीं किए जा रहे हैं, राजा से बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर इंडस्ट्री को लेके भी किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये इंप्रूवमेंट अब कौन करेगा? जनता स्वयं करेगी, किसान स्वयं करेंगे। और किसानों ने क्या करा? एक प्रिंसिपल अपना लिया, बोले ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा? यहाँ पर कम्यून बोलते थे इसको, या मीर बोला जाता है, ठीक है, मीर बोला जाता है। मीर बेसिकली इसको बोला जाता है जो प्रॉफिट ये लोग अपने पास में रखा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? फसल उगाई, फसल को उगाने के बाद में इसके अंदर जितने भी पैसा लगना था, पैसा लगाने पे एक समय दोनों लोग एक साथ में आ गए, और जब प्रॉफिट बांटने की बात हुई तो दोनों लोगों ने मिलकर प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है, अपनी मर्जी थी, अच्छा प्रॉफिट होता था लोगों को, और प्रॉफिट के तौर पर इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को अपना लिया। पहला इवेंट के तौर पर ये कारण देखने को मिला। जब ऐसा कुछ हुआ होगा तो बताओ सरकार का रुख क्या रहा होगा? सरकार का रुख क्या रहा होगा? सरकार ने प्रमोट किया होगा कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बढ़िया कर रहा हो, करते रहो, नहीं किया होगा ना। सरकार से क्या होगा? सरकार ने इसको दबाना शुरू किया होगा, रिप्रेशन होना शुरू हुआ होगा इसका, ठीक है। और इन्होंने क्या करना होगा? रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा कि भाई ऐसा कोई भी सिद्धांत हम तुम्हें करने की इजाजत नहीं देते। जब लोगों ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया तो सरकार ने उसको मना किया। मना करने का कारण क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती थी? यहाँ पे टैक्स लिया करती थी ना इनसे। अब सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? कर कैसे मिलेगा? तो सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी मर्जी से किया, सरकार ने इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ पे लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू, ठीक है। पहला इवेंट के तौर पर कलेक्टिवाइजेशन एक कारण माना जाता है जिससे यहाँ पर गुस्सा लोगों का बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिख रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे वर्कर्स यूनियन की फॉर्मेशन हो गई, उन्होंने वर्कर्स के राइट्स के लिए बात करना शुरू करी, पीजेंट या वर्कर्स के राइट की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है 1898 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी पार्टी के तौर पर, लेकिन ये पॉपुलर हुई 1900 के बाद में, बन चुकी थी पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्मेशन, यहाँ पे जब इसकी फॉर्मेशन हुई इसी ने फॉर्म लिया। आगे चल के आप इस पार्टी के बारे में सुनते रहोगे, RSDWP, ठीक है। RSDWP आगे चल के RSDLP बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं फुल फॉर्म की तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स के वर्ड को चेंज करके लेबर कर दिया जाएगा। जैसे भारत के अंदर HRA और HSRA को देखते हो आप लोग ना, वहां सोशलिस्ट को ऐड कर दिया गया था, यहाँ वर्कर्स को हटा के क्या ऐड कर दिया गया? लेबर वर्ड है। और वो करने वाला व्यक्ति था लेनिन, क्योंकि लेनिन लेबर्स के लिए या मजदूरों के लिए कार्य करना चाहता था। तो इस पार्टी का फॉर्मेशन बदलेगा। फिलहाल इसने आगे पूरी तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर दिया। 1904 का समय आया, फैमीन, अकाल पड़ गया रशिया के अंदर। अकाल पड़ने का कारण क्या हो सकता है? कि लोगों ने खेती के ऊपर ध्यान कम कर दिया था उस समय, क्योंकि सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत शहरों में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, और शिफ्ट होने की वजह से वहां पे भी रोजगार की कमियां होना शुरू हो गई। रिसोर्सेज का गलत तरीके से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जिसकी वजह से फाइनली क्या हुआ? अब इस स्टेज में फैमिन पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के दो कारण यहाँ पे फिर से बता दें अगर आपको, तो दो कारण अगर हम लोग समझें तो दो कारणों में फैमिन का एक कारण तो माना जाता है कि लोगों का अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ऊपर फोकस, जिससे एग्रीकल्चर रिड्यूस हुआ, और एग्रीकल्चर रिड्यूस होने से फैमिन या अकाल पड़ गया होगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या? जापान वाला वॉर नहीं होगा अभी जिसकी हम लोग बात करी थी, जिसमें जापान जीत गया था, ठीक है। तो सारी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं रशिया ने उस वॉर के अंदर अपनी लगा दी होंगी, तो उन रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ? जापान यहाँ पे जीतने के बाद में रशिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देता है। तो फैमिन, अकाल के दो बड़े कारण क्या हुए यहाँ पर? एक इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर का डिक्लाइनेशन, और दूसरा जापान का वॉर। जापान का युद्ध भी माना जाता है कि जापान से। तो यहाँ पे देखिए अब फैमिन पड़ गई, फैमिन अकाल पड़ गया। अकाल को निपटने का एक अगला तरीका क्या हो सकता था? वो ये हो सकता था कि सरकार से डिमांड की जाए, गवर्नमेंट से पूछा जाए, उनसे भाई बात की जाए कि हमारी इस समस्या को सॉल्व किया जाए। लेकिन निकोलस सुनने को तैयार नहीं, ठीक है। निकोलस इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो। यहाँ पर ये रशिया का पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये रिवर नेवा है। वहां पे एक रिवर बहती थी जिसका नाम था रिवर नेवा। क्या नाम था? रिवर नेवा। रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में, या इसको लेफ्ट बैंक कहेंगे हम लोग, ठीक है, और ये वाला था राइट बैंक, ठीक।
मतलब अगर एक तरीके से बोला जाए तो ये वेस्टर्न पश्चिमी इलाका और ये ईस्टर्न इलाका, ठीक है। अब रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड को लेकर। इस पूरे के पूरे राइट हैंड के साइड में या फिर ईस्टर्न साइड में सारे कॉमन लोग रहा करते थे, कॉमन पीपल रहा करते थे। अब मैं जब कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ तो कौन से स्टेज 3 के लोग आ जाएंगे ना, थर्ड वाले लोग आ जाएंगे, जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हर तरीके का क्लास आ जाएगा, ठीक है। इधर कौन रहता होगा? इधर रहते होंगे नोबिलिटी, ठीक है, या फिर चर्च के लोग रहते होंगे, इधर वो लोग रहते थे। रिवर नेवा एक बीच में कहीं ना कहीं मार्जिन था, जिस मार्जिन के इधर साइड में सारे कौन लोग रहते थे? पीजेंट्स, पुअर, वर्कर्स, ये सारी सोसाइटी के लोग रहते थे। और ये लोग अपने आप को कहाँ रखते थे? लेफ्ट टेरिटरी के साइड में रखा करते थे, जहां पर ये सारे रिच क्लास के लोग रहा करते थे, ठीक है। बात क्लियर? अब हुआ क्या, यहाँ पे कुछ लोगों ने जब अकाल की समस्या को सामने रखा और बोला अकाल की इतनी बुरी समस्या पूरे देश में चल रही है, इससे निपटा कैसे जाए, इसका क्या सोल्यूशन है, तो इन्होंने बोला कि चलो राजा के पास में सीधा चलते हैं। इस समय में फादर गैपल, ठीक है, फादर गैपल एक व्यक्ति है जिनको आप इस समय का लीडर मान सकते हो, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फादर गैपल ने जनता को एकत्रित किया। फादर गैपल है तो आपको लग रहा होगा चर्च से रिलेटेड कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, है ना, ऐसा लग रहा होगा कुछ ना कुछ, तो चर्च से रिलेटेड ही व्यक्ति थे। जैसा हम लोग वहां बात कर रहे थे फ्रांस के रिवॉल्यूशन के अंदर, एक दो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भी तो हमारे साथ वाले लोग थे जो थर्ड स्टेट वालों के साथ थे, ऐसे इधर भी एक दो लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। देखिए क्रांति जब भी होती है या कोई भी बड़ा आंदोलन या बड़ा चेंज होता है तो वो बड़ा चेंज उन्हीं की तरफ से हो सकता है जो लोग पहले से ही पावर में होते हैं, ठीक है। जनता सिर्फ अपनी गुस्सा दिखा सकती है, गुस्सा जाहिर कर सकती है, लेकिन अगर अब कभी भी सक्सेसफुल बनाना है उस आंदोलन को, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कभी बोलो या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन हो तो उस आंदोलन में उसी गवर्नमेंट का कोई ना कोई लीडर हमें चाहिए होगा, तब वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज इतिहास पूरा गवाह है कि बिना उसके सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। वो किसी ना किसी तौर पे आपसे मिला होना चाहिए। पूरा इतिहास पढ़ के आए हो ना, बंगाल से लेकर मराठा से लेकर हर एक वॉर पढ़ लिया आपने, और उसके बाद में तमाम क्रांतियां भी पढ़ रहे हो, हर एक चीज में एक चीज कॉमन देख रहे हो कि उस तरफ का कोई ना कोई व्यक्ति इस तरफ आया होगा मदद करने, तब वो शायद सक्सेसफुल हो पाया होगा, है ना। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। और अब आगे चल के यही कोशिश करना तुम लोग, है ना, आगे चल के अधिकारी बनोगे अगर तो कोशिश करना जिसके खिलाफ में संघर्ष कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट में खड़े हो, उसी के पार्टी के किसी ना किसी व्यक्ति को बैठा के रात में चाय पिला दो, है ना, तो क्या होगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, आसानी से समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये इतिहास सिखाता है, कुछ गलत नहीं है, नीतियां हैं इतिहास के अंदर। तो फादर गैपल यहाँ पर आए चल के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के ऊपर, और इन्होंने कूटनीति, हाँ कूटनीति तो बोलते हैं इसको, और कूटनीति करना कोई गलत थोड़ी है, गलत थोड़ी है, कहाँ लिखा हुआ है कुछ गलत है? कूटनीति करना एकदम गलत नहीं। कूटनीति का बस जो एथिकल तरीका है वो होना चाहिए आपका। आप किसी व्यक्ति को अपने साथ में मिला रहे हो अपोजिशन के, और बाद में बोल रहे चल दोनों मिलकर डाका डालेंगे, ठीक है, ये गलत है ना, ये तो अनएथिकल है ना पूरी तरीके से। लेकिन दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हो, चलो समाज में कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना, जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही चलो हम दोनों करते हैं, चल के वो एथिकल है, वो तरीका है। फादर गैपल यहाँ किसी गलत नियत से थोड़ी आए, वो तो यहाँ के लोगों की मदद करना चाहते हैं, और वो मदद करने के लिए इधर चले, और उन्होंने जनता को इकट्ठा करा, और जनता को इकट्ठा करने के बाद में फादर गैपल जनता को उठा के ले गए इस साइड, ठीक है, मतलब रिवर को क्रॉस करते हुए कहाँ चले, इस साइड, ठीक। निकोलस जार जो राजा थे उनको इस बारे में पता चला कि जनता पूरा का पूरा जत्था मेरी तरफ आ रहा है। हालांकि ये लोग हमला करने नहीं जा रहे थे, ये लोग सिर्फ राजा से बात करने जा रहे थे। तो निकोलस जार यहाँ से भाग गया, ठीक है, यहाँ से भाग गया, और भाग के कहाँ छुपा किधर गया नहीं पता। फिलहाल उस समय दरबार में नहीं था वो, जिस समय में यहाँ पर अटैक हुआ, ठीक है, अटैक कह सकते हो आप, ये जनता इनकी तरफ आना शुरू कर, ठीक। इसने अपनी आर्मी को या अपनी सेना को बोल दिया था कि अगर पैलेस पे हमला करें तो उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देना, ठीक है, गोली चलाना शुरू कर, अगर पैलेस पे हमला करें तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये लोग जैसे इधर एंटर करना शुरू करें, एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे ही बॉर्डर में एंटर करे, सेना ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। पैलेस की तरफ पहुंचे भी नहीं थे वो लोग, बस आ रहे थे, और सेना ने क्या करा, गोलियां चलाना शुरू करी। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, संख्या तो 1000-1200 के आसपास भी मानी जाती है, मारे गए, और कई सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड भी हुए, घायल भी हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया। वो मुद्दा ये था कि यहाँ पर फादर गैपन की भी हत्या कर दी, ठीक है, किसकी, फादर गैपन। अब लीडर
ही जब मार दिया जाए तो सोचिए जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना। जनता तो यहाँ पर बौखला गई एकदम, उसको लगा कि हमारे लीडर की ही हत्या कर दी गई, हमारे लीडर को ही मार दिया गया। तो जब लीडर की हत्या कर दी गई, इसकी वजह से लोगों ने अब अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको इस पूरे के पूरे डेट में ब्लडी संडे के तौर पर जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ब्लडी संडे, मतलब खूनी रविवार इसको नाम दिया जाता है। खूनी रविवार का दिन बन गया, दोनों तरफ से खूब हथियार चलाए गए और कई सारे लोग इस संघर्ष में मार दिए गए। राजा ने अपनी सेना बढ़ाई, सेना बढ़ा के लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें शांत करने को बोला, और लोगों को शांत करने के लिए उसने भरोसा दिलाया 1905 के अंदर ही कि तुम्हारी डिमांड क्या है कि भाई फैमिन के ऊपर ध्यान दिया जाए, जापान से जो रिसोर्सेज का लॉस हुआ है वो खत्म हो जाए, तो तुम लोग क्या चाहते हो? उसने बोला हम राजा के साथ में बैठ के जनता भी डिसीजन लेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं राजा अपने डिसीजन लेता रहे और सब बर्बाद करता रहे। तो बोले कैसे डिसीजन लेना चाहते हो? बोले हम चाहते हैं एक पार्लियामेंट का क्रिएशन, जिस पार्लियामेंट में चुने हुए लोग वहां पे आएंगे, ठीक है। तो इसने क्या करा? ड्यूमा बना दिया, ठीक है। ड्यूमा की कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस इसका मतलब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है, बस, ठीक है। तो वहां की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। तो राजा ने अनाउंस कर दिया 1905 में कि चलो ड्यूमा बना देते हैं तुम्हारे लिए। अब ड्यूमा बना दिया गया, ड्यूमा को क्रिएट कर दिया गया 1905 के अंदर, तब जाके लोगों की गुस्सा शांत हुई, ठीक है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये थी कि ड्यूमा तो बना दिया गया, 1905 की क्रांति को तो रोक दिया गया। 1905 की क्रांति का पहला फेज हम लोग बात करते हैं ना, हमने कहा 3 फेज में हुई है, ये 1905 है और 1917 में 2 बार होगी, फरवरी और अक्टूबर, ठीक है। तो 1905 का पहला फेज ड्यूमा के क्रिएशन के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर 1917 में इसका क्रिएशन कैसे हुआ, क्या समस्या आगे देखने को मिली, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे अगले धारावाहिक के अंदर। इसको नोट करना शुरू करें, ठीक। रूसी क्रांति लिख लो, हेडिंग डाल लो, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। इसका एक ओवरव्यू मेंशन कर लेना, अगर ये चार्ट ना बनाया हो तो एक ओवरव्यू टाइप का मेंशन कर लो। इसी तरीके से बीच में रशियन रिवॉल्यूशन लिख लो, और जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको मेंशन करते चले जाओ। यहाँ टॉप से लिखना शुरू करना 1900 से, ठीक है। इसमें लिखो जार निकोलस द्वितीय का शासन, रशियन रिवॉल्यूशन, और ऊपर टॉप पे लिख लो इस तरीके से जार निकोलस द्वितीय का शासन 1900। 1904 में लिखना रशिया की जापान के हाथों हार, रशिया की जापान के हाथों हार एवं रशिया में अकाल, एवं रशिया में अकाल। 1905 खूनी रविवार, 1905 खूनी रविवार, और डैश लगा के लिखना ड्यूमा का क्रिएशन। हाँ, डैश लगा के लिखना है यहाँ पे ड्यूमा का क्रिएशन, ठीक है। ड्यूमा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ड्यूमा का क्रिएशन, ठीक। हाँ, 1914 में रशिया वर्ल्ड वॉर में, रशिया वर्ल्ड वॉर में या विश्व युद्ध में भागीदारी लेता है, रशिया विश्व युद्ध में भागीदारी लेता है। लेकिन माना भी जाता है अगर रशिया यहाँ पे भागीदारी अपनी नहीं लेता ना सर्बिया को बचाने के लिए या उसके चक्कर में, तो शायद वर्ल्ड वॉर क्रिएट ही ना हुआ होता, है ना। इसी की वजह से कारण माना जाता है, जिसके बाद में जर्मनी कूदा था, है ना। तो रशिया के बाद में ही तो वो आया था, तो सबसे पहले तो इसी ने किया था जो किया था, ठीक। उसके बाद में 1914 के बाद में मार्च 1917, मार्च 1917 नहीं, फरवरी 1917 लिखो, फरवरी 1917, फरवरी क्रांति, फरवरी क्रांति। और उसके बाद में इसकी जो अंदर की चीजें हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे। 1917 में लिख लेना अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917, अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर 1917, अक्टूबर क्रांति। उन्नीस सौ 18 से 1921 लिख लो, 1918 से 1921। हाँ, बोल्शेविक का शासन,
अक्टूबर 1917 लिख लिया, अक्टूबर क्रांति। उसके बाद में अगला लिखो बोल्शेविक का शासन, 18 से 21 तक बोल्शेविक का शासन। ठीक है, उसके बाद में लिख लेना 1922 साम्यवादी सरकार का प्रभुत्व, साम्यवादी सरकार का प्रभुत्व लेनिन के द्वारा, साम्यवादी सरकार का प्रभुत्व लेनिन के द्वारा। ठीक, और लास्ट में लिख लेना 1929 स्टालिन। अब लिख लेना स्टालिन यूएसएसआर का अगला शासक, यूएसएसआर का अगला शासक। ठीक है, अब आप इस पूरी साइकिल को अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं जाके खत्म होती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर यहाँ पे भी थी भाई राजा के हाथों में, और यहाँ भी देखोगे तो टोटलिटेरियन स्टेट दिखाई देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। तो जो सिद्धांत पहले चला करता था रशिया की क्रांति से पहले, स्टालिन के समय आते आते वो सारा का सारा सिद्धांत वापस से ऐसे लागू हो गया। ठीक है, बस पूरे समय काल के अंदर जो जो घटनाएं हुई वो पढ़ना जरूरी है, और क्रांति के समय में क्या क्या मुख्य धारणाएं समझनी होती है वो पढ़ो। ठीक है, लिखो रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के अंदर लिखना शुरू करो। रूसी क्रांति में लिखना शुरू करो कारण। ठीक है, पहले रफली कारण लिख लो, उसके बाद में रफली कारण के बाद में हम बात करेंगे प्रॉपर कारण लिखने की। इसके अंदर पहले लिख लो धर्म, पहला लिख लो धर्म। धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चाहो तो लिख लो, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लिख लेना, और प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी ये भी लिख लेना, प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी ये भी लिख लेना। ठीक है, धर्म के बाद समाज, धर्म के बाद समाज, समाज का वही त्रिस्तरीय विभाजन। ठीक है, समाज का त्रिस्तरीय विभाजन जिसमें टॉप क्लास पे चर्च रहता था, समाज का त्रिस्तरीय विभाजन, टॉप क्लास पे या उच्च जो आपका पूरा वर्ग था वो किसका था? चर्च का था, और सबसे बॉटम या सबसे निचले स्तर पर वहां के सामान्य नागरिक। ठीक है, जिसमें डैश लगा के लिख लेना पीजेंट्स या फिर वर्कर्स। ठीक है, मजदूर या किसान, मजदूर या किसान। ठीक है, समाज के बाद में वहां की अर्थव्यवस्था, समाज के बाद वहां की अर्थव्यवस्था, हाँ अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। 85% कृषि लिख लेना उसमें, 85% कृषि। उद्योग के बारे में लिखो, अगला उद्योग, इसी में कृषि में ही लिखना, सॉरी अर्थव्यवस्था में ही लिखना उद्योग के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट एग्रीकल्चर लिख लिया, दूसरा पॉइंट इंडस्ट्री लिखो। इंडस्ट्री यहाँ पे दो ही शहरों में दिखाई देती है, कहाँ कहाँ में? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था वो कारण भी यहाँ पे मेंशन कर लेना। इनकी वजह से क्या हुआ था, जब मशरूमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज होना शुरू हुआ तो मशरूमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज की वजह से हमको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली। एक तो समस्या देखने को मिली शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया। ठीक है, और अगर बात करें तो कृषि का डिक्लाइनेशन। ठीक, शहरीकरण बढ़ना शुरू हो गया, कृषि का डिक्लाइनेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज की वजह से एक बड़ा नुकसान होना भी शुरू हो गया। ठीक, इसके बाद में वर्कर्स यूनियन। ठीक है, श्रमिकों का समूह। ठीक है, श्रमिक समूह करके लिख लो या फिर श्रमिकों का समूह करके लिख लो, श्रमिक समूह, वर्कर्स यूनियन। ठीक है,
ये तो इसके रफ कारण हो गए। रफ कारणों के बाद में अब इसके अंदर लिखना शुरू करिए इम्पोर्टेंट कारण जो जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनके बारे में अब यहाँ से लिखना शुरू करिए। पहला कारण लिखिए, अब इसके अंदर मेजर कारणों में जो है वो लिखना शुरू करिए। पहला है निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। पहला कारण इसमें लिखिए निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, कहानी तो यहीं से शुरू हुई ना, राजा निकोलस जार की कहीं ना कहीं समस्याएं जो थी उनकी वजह से ही तो ये सब समस्या रशिया में शुरू हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट भी था, लोगों के लिए कार्य भी नहीं करना चाहता था और पूरी तरीके से अयोग्य भी था, जिसको यहाँ पे राजा ना बनाया जाए। दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा सामाजिक आर्थिक विषमता। सामाजिक आर्थिक विषमता जिसको आप लोग पीछे भी लिख चुके हो। ठीक है, बस ये मेजर कारणों में आपको मेंशन करना है। सामाजिक आर्थिक विषमता जिसके अंदर समाज के आधार पर भी भेद था लोगों में और आर्थिक आधार पर भी भेद था। समाज के आधार पर भेद वर्गों में बटा हुआ था और आर्थिक आधार पर भेद हमने देख ही लिया कि इन सब समस्याओं से, शहरीकरण से या कृषि के डिक्लाइनेशन से जनता, आम जनता ही तो परेशान थी। ठीक है, या टैक्स किसको देना पड़ता था? इसी आम जनता को देना पड़ता था। तो बिल्कुल फ्रांस की तरह ही है, उसी की तरह आप इसको मेंशन कर सकते हो। तीसरी, किसानों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की, हाँ हाँ जार निकोलस वही वाला जो प्रथम विश्व युद्ध वाला वही। ठीक है, किसानों की दयनीय स्थिति। ठीक है, उसके बाद में श्रमिकों की दशा। अगला पॉइंट इसमें मेंशन करिए, श्रमिकों की दशा। श्रमिकों की दशा में आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर औद्योगिकरण लिख ही सकते हो। ठीक है, जो मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद में हर जगह क्रांति होने के पीछे कारण वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाकी वहाँ के बौद्धिक विचारधारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था। लोगों ने बौद्धिकों की भूमिका और समाजवादी विचारधारोकों की भूमिका को बल दिया था। तो इसमें एक कारण में लिख लीजिए समाजवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक, समाजवादी प्रचार इस वजह से होना शुरू हुआ था, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। अभी जब हम लोग 1898 की बात कर रहे थे तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये वही तो दल हैं जो उस समय में क्रिएट हुए थे। ठीक है, उन दलों का फॉर्मेशन यहाँ पे लोगों के अंदर क्या करता है, समाजवादी विचारधारा को और आगे बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर बौद्धिकों की भूमिका। बौद्धिकों की भूमिका, बौद्धिकों की भूमिका के अंदर दो नाम लिख सकते हैं आप, एक गोर्की का और एक टॉल्स्टॉय का। ठीक है, गोर्की और टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय को अपना आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु सारा कौन मानता था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत इंस्पायर थे इनकी किताबों से, इस वजह से अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम भी खोला था। ठीक है, बताया था ना जब गांधी पढ़ा रहे थे तब, तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना भी इन्होंने वहां पे की थी। ठीक, तो टॉल्स्टॉय के विचारों से काफी, ये भी लिख लेना, गोर्की की किताब थी इस समय द पहल के नाम से। ठीक है, द पहल। और यहाँ पर टॉल्स्टॉय की जो किताब है वो है वॉर एंड पीस। ठीक, वॉर एंड पीस, जिसके अंदर उन्होंने बताया यही है कि पीस, वॉर किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, वॉर को इग्नोर करके पीस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इन चीजों को यहाँ पे महत्व देती है ये वाली किताब। ठीक है, बौद्धिकों की भूमिका। उसके बाद अगला कारण रूस और जापान का युद्ध। अगले कारण में मेंशन कर लीजिए रूस और जापान का युद्ध, जो 1904 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था, वो एक बड़ा कारण है वहां पर क्रांति होने के। लिख लिया, रूस और जापान के युद्ध के बाद में तत्कालिक कारण तो आपको पता ही होंगे। तत्कालिक कारण में एक तो हमने बात करी थी, वहां पे रूस और जापान का युद्ध तत्कालिक कारण भी बन सकता है। अगर 1905 की बात करी जाए, 1916-17 की बात करें तो अभी हम तत्कालिक कारण के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए
उसके बाद में 3 चरण थे इसके। 3 चरणों की बात करें तो पहला 1905 की क्रांति, दूसरा फरवरी 1917 और तीसरी अक्टूबर 1917। 3 चरणों में इसकी क्रांति होती है। इवेंट्स के ऊपर नजर डालने अगर तो इवेंट्स हम लोग ने यहाँ पे देख लिए क्या क्या इवेंट्स इस समय में हुए थे जिसकी वजह से यहाँ पर क्रांति क्रिएट हुई। ठीक है, इवेंट्स या फिर हम लोग घटनाक्रम की बातें करते हैं तो घटनाक्रम में सबसे पहले हमने पढ़ा कलेक्टिवाइजेशन का सिद्धांत। कलेक्टिवाइजेशन का सिद्धांत, वहाँ के लोगों ने खुद वहाँ की फसलों को अपने हिसाब से उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इवेंट्स में सबसे पहला ये इवेंट हो जाएगा जहाँ पे कम्यून मील जिसको प्रॉफिट बोला जाता है, लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ शेयर करके आपस में ही बंटवारा कर लिया करते थे। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं रहता था। जिसको सरकार ने सप्रेस करना शुरू करा तो वहाँ की जनता बढ़ती होगी। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्मेशन। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, लोकतांत्रिक रूप से या सामाजिक तौर पर वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का होना एक अच्छा कारण माना जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे फैमिन। ठीक है, यहाँ पर अगला घटनाक्रम अगर देखें तो 1904 में फैमिन या अकाल पड़ गया था। ठीक, उसके बाद में फादर गैपेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे पहुंचे जहाँ उनकी हत्या कर दी गई और उनके साथ कम से कम 1000 लोगों की और हत्या कर दी गई, जिसको खूनी रविवार के तौर पर जाना जाता है। ये थे इवेंट्स जो 1905 में समाप्त कब हो गए, जब यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोग मेंशन कर दोगे, जब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई थी, ड्यूमा। ठीक है, जब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, ड्यूमा की 1905 में फॉर्मेशन हुई। और ड्यूमा एक सदन था जिस सदन के अंदर वहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, लोगों की बात सुनने वाले लोग, राजा तक अपनी बात पहुँचाने वाले लोग पहुंचा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक सदन की शुरुआत कर दी गई ड्यूमा। इस वजह से यहाँ पे पहला फेज जो था या पहला जो चरण है जिसको हम लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं, वो फेज यहाँ पे इसकी वजह से स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इवेंट्स में आप इस बात को ड्यूमा को लेके खत्म करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। देखिए 1905 के बाद में अब जो घटनाएं हुई उन घटनाओं के ऊपर आते हैं। इसको देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे राजा की गतिविधियां किस तरीके से क्रांति को आगे बढ़ा देंगी, अब एक वो कारण है। जैसे तैसे यहाँ पर अभी फरवरी का एक समय 1917 का पहुंचने में काफी समय था और ये शायद होता भी नहीं, अक्टूबर की भी क्रांति नहीं होती, बस राजा ने कुछ अपनी मनमानियां चलाना शुरू कर दी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। राजा भी इतिहास पढ़ा हुआ बैठा था और उसने भी फ्रांस के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, राजा भी जानता था फ्रांस के अंदर कैसा हुआ था, ऐसे ही कुछ होना शुरू हुआ था वहां पे, जिसके बाद उन्होंने राजाओं को क्या करा, उठा के निकाला, बाहर निकाल के फेंक के गुलेटाइन की सजा दे दी, है ना, देखा था ना, ऐसे ही हुआ था। तो उन्होंने भी यहाँ के राजा ने क्या करा था, परमिशन दे दी थी ना। क्या परमिशन दे दी थी कि भाई तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन लाओ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जनता का या पीपल का रिप्रेजेंट करेगा, और पीपल को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात सारी राजा तक रखा करता था। ऐसे ही तो किया था और यहाँ पे भी यही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूमा का फॉर्मेशन हो गया। ड्यूमा जब बनी यहाँ पे 1905 से 14 के समय, तो ड्यूमा को जैसे ही 1905 में क्रिएट किया गया, उसका कारण सबसे बड़ा क्या था कि लोगों के आंदोलन को सप्रेस करना, उनको रोकना था। ठीक है, रोकने के पर्पज से बनी और इस ड्यूमा को मात्र 75 दिनों के बाद में डिसमेंटल कर दिया गया, मतलब इसका अंत कर दिया गया। कितने दिनों में, 75 दिनों में। 75 दिन में पहली ड्यूमा खत्म भी कर दी राजा ने। राजा को पता था अगर मैं इनको पॉलिटिकल शक्तियां देना शुरू कर दूंगा, ज्यादा अधिकार देना शुरू कर दूंगा, तो शायद वैसा ही होगा जैसा फ्रांस के अंदर हुआ था, फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ के लोगों के ऊपर मुझे अपना कंट्रोल स्थापित करके रखना है, कैसे भी करके रखा जाए। तो इन्होंने क्या बोला, 1905 के अंदर 75 दिन के अंदर ही पहले ड्यूमा को खत्म कर दिया। ठीक, ऐसे करके 1905 से लेकर 14 तक 3 ड्यूमा बनी। कितनी बनी, 3। पहले ड्यूमा बनी, 75 दिन में डिसमेंटल हो गई, लोग फिर बवाल किए, बोले कि वो ड्यूमा को खत्म कर दी, फिर से क्रिएट करो, फिर से क्रिएट करो। तो इसने क्या करा, सेकंड ड्यूमा क्रिएट कर दी। सेकंड ड्यूमा क्रिएट करी गई और इस सेकंड ड्यूमा को जब क्रिएट किया गया, इस सेकंड ड्यूमा में इसने क्या करा, सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव बैठाए थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रोजार। प्रोजार जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रोजार का मतलब राजा के समर्थक, जार के समर्थक लोग जो थे वो उस ड्यूमा के पार्ट बनते थे। भाई ड्यूमा में कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है कि चुन के लोग आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता था। ना इलेक्शन हो रहा है, ना वोटिंग हो रही है, राजा तो जिसको चाहे उसको वहां बैठा सकता है।
तो इसने क्या करा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको फिर एक डर सताया कि ड्यूमा का क्रिएशन क्या कर सकता है। भारत के अंदर जिस तरीके से आप लोग आगे चल के देखोगे, एक बड़ी क्रांति देखने को मिली थी 1857 में भी हमने देखा था, ऐसी बड़ी क्रांति का इसको एक डर लग रहा था। हालांकि ऐसी क्रांति हुई बात है, डर तो लगा, हुआ भी। तो इसने क्या करा, 3 महीने बाद फिर से 3 महीने ड्यूमा को क्रिएट करके रखा और 3 महीने बाद इसको फिर से डिसमेंटल कर दिया। दूसरा ड्यूमा भी इसने क्या करा, खत्म कर दिया। पहला सदन बनाया खत्म, दूसरा सदन बनाया खत्म। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आया और लोगों ने बोला कि अब हम आंदोलन करेंगे, देश के बाहर निकलेंगे और देश के बाहर निकल के लोगों से सहायता लेके तुम्हारे ऊपर अटैक कराना शुरू करेंगे, ठीक है। ये फिर डर गया, इसने क्या करा, थर्ड ड्यूमा का क्रिएशन कराया, ठीक। थर्ड ड्यूमा का क्रिएशन कराया मजबूरी के अंदर इसने, क्योंकि अब शायद कोई चारा बचा नहीं था। थर्ड ड्यूमा के क्रिएशन को जब इसने किया तब फाइनली एक समस्या सामने आ गई, 1914 का वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही विश्व युद्ध आया 1914 का, अब आपको पता है ड्यूमा क्या, हर तरीके के राइट अधिकार समाप्त हो जाते हैं जब कोई वॉर होता है। तो वॉर होने के बाद में क्या हुआ, ड्यूमा का फॉर्मेशन अपने आप स्वतः ही समाप्त हो गया। ड्यूमा क्या हुआ, खुद खत्म हो गया, खुद उसका अंत हो गया 1914 के अंदर। तो देखिए भाई, 3 ड्यूमा बने और 3 ड्यूमा बन के तीनों ड्यूमा किसी न किसी कारण से खत्म हो गए। लोगों के अधिकार कुछ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। पहले ड्यूमा 75 दिन में डिसमेंटल कर दोगे तो लोग अपने क्या ही अधिकार मांग पाएंगे, वहां पे कुछ नहीं मिल पाया। दूसरे ड्यूमा 3 महीने के अंदर डिसमेंटल हो गया, उसमें क्या ही किसी को अधिकार मिलेंगे। और तीसरा ड्यूमा क्यों खत्म हो गया, 1914 के वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रशिया सीधे तौर पर जर्मनी के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, दिख रहा था ना, रशिया किसके सामने खड़ा दिखाई देगा, जर्मनी के सामने। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब यहाँ पे आपको एक लव अफेयर दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, लव अफेयर दिखाई देगा। और ये लव अफेयर पता क्या था, बहुत साधारण नहीं था, ये था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। क्या था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चलो इसको समझते हैं, ठीक। कारण देखिए क्या बना, यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के कर दिया गया पेट्रोग्रेड, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदला गया, कर दिया गया पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड का मतलब पता क्या होता है, पेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जिन स्टेट्स का यूनिफिकेशन होता है, जो एकीकृत होकर राज्य बनते हैं, ऐसे को क्या बोला जाता है, पेट्रोग्रेड बोला जाता है, ठीक। अब ऐसा तो हमें दिखाई दे रहा है कि जर्मनी के अंदर हुआ था, जर्मनी से कहीं ना कहीं ये नाम लिखना निकला होगा और जर्मन नाम भी था पेट्रोग्रेड। रशिया जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा है और जर्मनी के नाम को यहाँ पर रखा जा रहा है। जो रशिया का सबसे बड़ा इलाका, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, पेट्रोग्रेड, ठीक है। ये कैसे हो गया, रशिया जर्मनी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है और ये इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा औरत का चक्कर, ठीक। देखो, ये है जरीना अलेक्जेंड्रा, क्या नाम है, जरीना अलेक्जेंड्रा। और मैंने बोला था जब मैं जरीना लिखूंगा तो आप लोग समझ जाओगे महारानी की बात हो रही है, जार लिखूंगा तो राजा की बात हो रही है। जार निकोलस II की धर्मपत्नी है, जिनका नाम अलेक्जेंड्रा था, जिनको जरीना अलेक्जेंड्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जरीना अलेक्जेंड्रा यहाँ पर 1914 का जब विश्व युद्ध आया तो यहाँ जार निकोलस II खुद कमांडर बन के वॉर में लड़ने जाते थे, ठीक है। हिम्मती नेता है, देखने को मिल रहा है, वरना तो अपनी सेना को भेजा करते हैं राजा लोग, जाओ तुम लड़ो जाके, तुम लड़ो जाके। यहाँ रशिया का राजा खुद कमांडर बन के सेना का वॉर में लड़ने जाया करता था। अब जब घर में कोई नहीं है तो घर को कौन संभालता है, महारानी नहीं, महिला, ठीक है, महिलाएं तो संभालती है, ठीक है। यहाँ महारानी ने पूरा रशिया संभाल लिया। उन्होंने क्या करा, रशिया को पूरी तरीके से सौंप दिया, किसको, महारानी को, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर समझ में आएगा कि रशिया के जो राजा हैं निकोलस II, जार निकोलस II, उनकी जो धर्मपत्नी अलेक्जेंड्रा है वो एक्चुअल में जर्मन थी। कौन थी, जर्मन थी, ठीक है। मसला समझ आया है, जर्मन थी। ये जर्मन की महारानी हुआ करती थी, जिनसे रशिया के महाराज ने शादी कर ली थी कुछ समय पहले। उस समय तो कोई विवाद ही नहीं था रशिया और जर्मनी में किसी भी तरीके का। लेकिन अब कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि रशिया और जर्मनी में वॉर छिड़ गया, ठीक है, वॉर छिड़ गया। राजा तो घर से निकल गया वॉर लड़ने जर्मनी के अगेंस्ट में, लेकिन घर में महिला बैठ के पूरा शासन संभाल रही है।
लोगों ने देखा हमारी महारानी कौन है, वही जर्मन की है, जो जर्मन हमारे ऊपर अटैक करता है, जो जर्मन हमारे ऊपर लगातार अटैक कर करके हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, हमारी जनता के ऊपर लगातार क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो लोग किससे नाराज होंगे, जर्मन से ज्यादा तो इनसे नाराज हो जाएंगे ना, अलेक्जेंडर से। हालांकि इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस इसकी एक गलती थी, ये जर्मन की थी, ठीक है। जब इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये जर्मन की थी, तो इसके ऊपर जब इस तरीके की बातें होना शुरू हो गई तो इनने भी बोला, गुस्सा में इसने क्या करना शुरू करा, लो सारे नामों को बदल के रख दोगे मैं, ठीक है, और जर्मन नाम रखना शुरू कर दोगे। इसने क्या करा, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड। तो कैसे नाम बदला इसका, पेट्रोग्रेड नाम क्यों हो गया, महारानी ने बदल दिया। महारानी बुद्धि नहीं लगाई यहाँ पे, इनको ये नहीं पता था, एक तो वॉर में हमारे राजा इन्वॉल्व है पहले से, घर में इस समय कोई नहीं है, और जनता ने अगर विद्रोह कर दिया तो मैं संभालूंगी कैसे, है ना, ये इतना लॉजिक नहीं लगा पाई। इन्होंने गुस्सा में आके कर तो दिया पेट्रोग्रेड नाम से, जनता भड़क गई, जनता बोली कि अब जर्मन के हिसाब से चलेगा रशिया, ठीक है, जर्मन के हिसाब से तो नहीं चलने देंगे। तो यहाँ पे जनता भड़की और यहाँ से शुरू होता है सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, यहीं से शुरू हो गया क्या, सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। जनता यहाँ की इतनी भड़क गई थी यहाँ की महारानी से कि वो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन में रशिया का पूरा यहाँ पे अंत हो गया। बात यहीं तक नहीं थी, अभी तो हम इस पे आए नहीं, लव अफेयर वाली बात है, ठीक है। अब आपको एक नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, मॉन्क रास्पुटिन, ठीक, रास्पुटिन, मॉन्क वर्ड लगा हुआ है आगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉन्क जब लगा होता है किसी के नाम के आगे तो वो क्या होता है, एक पवित्र आत्मा होती है, मतलब एक भिक्षु की बात हो रही है, ठीक है, एक भिक्षु की बात हो रही है, एक धार्मिक व्यक्ति है ये मॉन्क रास्पुटिन। लेकिन धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ में बोला जाता है ये उस समय रशिया का सबसे बड़ा जादूगर था, ठीक है, जादूगर, मैजिशियन बोला करते थे इसको, उस समय के लोग जादूगर की श्रेणी में रखा करते थे, जादूगर बोला करते थे। ठीक, हुआ क्या था एक्चुअल में, बात है अप्रोक्स 1907 या 8 के आसपास की। यहाँ पे निकोलस जार और अलेक्जेंड्रा का एक बेटा था, ठीक है, छोटा सा, और उस बेटे की तबीयत काफी खराब थी और वो सही नहीं हो रहा था, बहुत जगह दिखाया, हर जगह जा जाके दिखा लिया। तो जब दवा काम ना है तो क्या काम आती है, ढूंढा। पूरे रशिया के अंदर सबसे बड़ा इस समय दार्शनिक कौन है, सबसे बड़ा पुरोहित कौन है जो मेरे बेटे के ऊपर झाड़ फूक करके उसको सही कर सकता है, ठीक है, वो कहाँ चली गई, रास्पुटिन के पास चली गई, और उन्होंने रास्पुटिन के पास में जाके अपने बेटे को दिखाई। और हुआ क्या, एक्चुअल में उनका बेटा सही भी हो गया, ठीक है, रास्पुटिन ने उनके बेटे को सही भी कर दिया। तो जहाँ दवा काम नहीं आई वहां दुआ काम आ गई, ठीक है। लेकिन झाड़ फूक कराने गई थी बेटे की, अपने खुद के ऊपर इनके झाड़ फूक हो गई, ठीक है। हुआ क्या कि रास्पुटिन की कहीं ना कहीं वो लव अफेयर के चक्कर में ये चली, ठीक है। अब नहीं पता देखो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वहां के लोगों ने जो विद्रोह किया था उसका एक बड़ा कारण ये भी था। एक बड़े कारण में उन्होंने तो क्या करा, जर्मन स्टेट के नाम बदल रखना शुरू कर दिए थे, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि रास्पुटिन जो इस समय का सबसे बड़ा जादूगर है, और रास्पुटिन के चक्कर में यहाँ की महारानी फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये अपने स्टेट पे ध्यान ना देके इन सारी चीजों पे ध्यान दे रही। रास्पुटिन इनको जो सजेस्ट करता था ये वही किया करते थे। रास्पुटिन ने बोल दिया कि अब रशिया के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके का राशन नहीं बटेगा। इन्होंने क्या करा, राशन बांटना जनता को बंद कर दिया। मतलब रास्पुटिन की कही हुई सारी की सारी बातों को क्या करा, इन्होंने मानना शुरू कर दिया। तो लोगों ने मार्केट में चर्चाएं आम हो जाती है ना, किसी गैर इंसान की इतनी बातों को मानने का मतलब क्या। राजा बेचारा वॉर में बिजी था, और यहाँ पर मॉन्क के साथ में इनका लव अफेयर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसकी वजह से जनता और भड़क गई, ठीक है। और ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही तो है, इसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो ये इस समय में यहाँ पर एक ऐसा कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट हुआ कि जनता के भड़कने का दूसरा बड़ा कारण रास्पुटिन भी था। लोगों ने क्या करा, भीड़ निकल गई रास्ते में, और रास्ते में निकल के ढूंढा रास्पुटिन को, और रास्पुटिन की कर दी हत्या, मार, ठीक है, रास्पुटिन को ही मार दिया, बोले हटाओ खत्म करो सब, जड़ यही, ठीक है, यही था। तो रास्पुटिन की कर दी हत्या। रास्पुटिन पहली बार सुना मैंने ऐसा कि किसी के मारे जाने में तो लोग इतना खुश हो रहे हैं। तो रास्पुटिन की कर दी गई हत्या, यहाँ पर रास्पुटिन मार दिए गए। रास्पुटिन के मारे जाने के बाद में यहाँ पर अलेक्जेंड्रा का कुछ ऐसा ही हाल था, जब सुना सुना लगे, ठीक है, वैसे ही वाला हाल था कुछ, ठीक है। तो उस तरीके की सिचुएशन जब यहाँ पर क्रिएट हुई, तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रा ने क्या करा, अलेक्जेंड्रा ने रशिया के लोगों के अगेंस्ट में कुछ ऐसे
यहाँ पर डिसीजन लेना शुरू कर दिए जो उनके अगेंस्ट में थे। जैसे हमने अभी बात करी थी DWP की, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, बैन लगा दिया। इसने बोला इसी के लोग थे जिनने मारा है मेरे बाबू, है ना। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले DWP इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे पहले बैन लगा दिया। और हाँ सही बात करना, कुछ करना पड़ा, ठीक है। DWP इसके ऊपर क्या करा, बैन लगा दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाने का मतलब था एक नए तरीके के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का उदय होना। जब 1903 के अंदर एक पार्टी बनी थी, पीछे हम लोग अभी बात भी करके आए थे, उन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर एक पार्टी RSDWP थी जो हम पीछे देख के आए थे। मैंने बोला था ना ये क्या बन जाएगी, RSDLP बन जाएंगे। मतलब वर्कर का नाम चेंज किससे हो गया, लेबर से हो गया। और यहाँ पे ये लेबर पार्टी बन गई जिसको किसने ज्वाइन करा था, लेनिन ने। और लेनिन ने आगे क्या बोला, अब यहाँ पे साम्यवाद की बात होगी। साम्यवाद मतलब श्रमिकों के आंदोलन की बात होगी, श्रमिकों के अधिकारों की बात होगी। और इसने RSDLP को दो तरीके के विभाजन के तौर पर देखा गया। RSDLP के लोग दो तरीके से आपस में विभाजित हो गए। जैसे कांग्रेस के लोग हुए थे, गरम दल और नरम दल, बोले ये रशिया के राजा या रानी से कैसे निपटा जाए। एक ने बोला प्रेयर करो, जाके हाथ जोड़ो, जाके अपनी बातें रखो उनके सामने जाके, शायद परिवर्तन आए। एक बोले नहीं, अब चाकू छुरियां चले, ठीक है। दूसरे वाले वो थे, ठीक। तो इसमें भी इस तरीके के दो लोग आए। एक मेजोरिटी में थे जिसका लेनिन लीडर था, REDLP नाम जिसका हो गया, और RSDLP नाम जो माइनॉरिटी में थे, जिसके लीडर क्या थे, मार्टो, ठीक है। ये दो लीडर यहाँ पे क्रिएट हो गए। ये वाली जो पार्टी थी मेजोरिटी में, यही आगे चल के बनी बोल्शेविक। फर्स्ट पार्टी बनी बोल्शेविक, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक समुदाय का जब अंत करोगे, DWP का जब अंत हुआ, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे 75 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गए, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी की पूरी सत्ता को हिला के रख दिया। इस समय रशिया के अंदर दो तरीके के लोग हुआ करते थे। एक को बोला जाता था प्रोलेटेरिएट क्लास और एक को बोला जाता था बुर्जुआ क्लास, ठीक है। तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ क्लास, इसको बेसिकली बोला जाता है जो श्रमिक वर्ग होता है। और श्रमिक वर्ग का क्लास कौन सा होता है, ये प्रोलेटेरिएट क्लास को बोलते हैं। बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं मध्य वर्ग की क्लास को। ये वहां की लैंग्वेज है, भाषा है, बस आपको मतलब समझना। ये दोनों क्लास इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद में इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर इन दोनों समुदाय को पकड़ लिया और बोले अब राजा या महारानी के केस में होगा विद्रोह, ठीक है। राजा तो है भी नहीं यहाँ पे, वो तो वॉर में लड़ रहा है लगातार। राजा को प्रेशर बनाया जाने लगा, वॉर का अंत करो, वॉर का अंत करो, और वॉर का अंत करके तुरंत वापस आओ, ठीक है। कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे बढ़ने के बाद में जब ये सारी चीजें हुई तो सबको समझ आया, महारानी को समझ आया ये सब कर कौन रहा है, लेनिन करवा रहा है। कौन करवा रहा है, लेनिन करवा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, लेनिन का खात्मा कराया जाए, ठीक है। तो करवा कौन रहा था, लेनिन करवा रहा था। तो बोले लेनिन का खात्मा करो। लेनिन को तुरंत अरेस्ट के ऑर्डर दे दिए गए और इसको यहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और इस टेररिस्ट को पकड़े जाने के ऊपर बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया। लेनिन हो गया अंडरग्राउंड, ठीक, अंडरग्राउंड। और जब कोई अंडरग्राउंड होता है और खतरनाक हो जाता है, ठीक है। सामने से लड़ने वाला व्यक्ति तो सामने समझ भी आता है, ठीक है, लेकिन जो पीठ पीछे लड़ता है वो तो दुश्मन ही नहीं समझ आता कैसा दुश्मन है। और लेनिन ने क्या करा, अंडरग्राउंड होकर काम करना शुरू कर दिया। 1917 तक, लगभग 1915 से 1917 तक लेनिन अंडरग्राउंड रहता है। और इन अंडरग्राउंड रहने के दौरान अपनी बोल्शेविक की क्रांति को इतने बीज पूरे रशिया में बो देता है कि हर कोई व्यक्ति बोल्शेविक के नारे देता हुआ रोड पे निकला करता था, है ना। रेड शर्ट करके उनका एक सिंबल होता था, जहां देखो लाल कलर के झंडे दिखते थे, जहां देखो लाल कलर की शर्ट से दिखती थी। तो इससे एक बात समझ में आना शुरू हो गई कि लेनिन क्या कर रहा था, उस क्रांति को धीरे धीरे अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड तौर पर जन्म दे रहा था। और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि बात चली आई फरवरी के रिवॉल्यूशन तक, 1917। इतनी जनता इसने इकट्ठी कर ली अपनी कि वो जनता ने क्या करा, मिल के अटैक कर दिया राजा के ऊपर, ठीक है। राजा महारानी जो भी है उनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। निकोलस को उसकी सत्ता से रिमूव कर दिया गया, निकोलस को हटा दिया गया, महारानी को सत्ता से हटा दिया गया। हटाने के बाद में इनको पब्लिक पनिशमेंट दी गई थी जिसमें इनकी हत्याएं कर दी गई थी, ठीक है। हत्याएं करने के बाद में इन्होंने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट समझते हो ना, अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार बनाई गई यहाँ पे। और इस अंतरिम सरकार के अंदर इन्होंने ये नहीं बोला कि हम राजा के पद को ही समाप्त कर देंगे, बिल्कुल नहीं बोला। इन्होंने बोला राजा रहेगा,
राजा, लेकिन अब वो नहीं रहेगा, उसके अलावा किसी को भी ले आओ। तो ये अगले राजा को ले गया जिसका नाम था जॉर्ज लेवॉव। ठीक है, जॉर्ज लेवॉव और अलेक्जेंडर केरेंस्की, ये दो व्यक्ति हैं जिनको सत्ता पे बैठाया गया प्रोविजनल या अंतरिम रूप से। जब अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो ये परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती है, मतलब उतने समय तक बैठाना है जितने समय तक हमारे मसले सॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है, तब इन्होंने क्या करा, राजा किसको बना दिया, जॉर्ज लेवॉव को, और अलेक्जेंडर केरेंस्की क्या बने, यहाँ के पॉलिटिकल हेड बनते हैं। पॉलिटिकल हेड में अब आप कोई भी नाम दे दीजिए, जिस देश में राष्ट्रपति पॉलिटिकल हेड होता है वहां का राष्ट्रपति, जिसमें प्रधानमंत्री होता है वहां का प्रधानमंत्री। फिलहाल को क्या बना दिया गया, यहाँ का पॉलिटिकल हेड बना दिया गया। और इस मुद्दे के ऊपर फरवरी का रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर? फरवरी की क्रांति हुई, राजा को हटाना था, निकोलस को राजा को गद्दी से हटा दिया गया, और गद्दी से हटाने के बाद फरवरी का रिवॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, फरवरी का रिवॉल्यूशन तो खत्म हुआ था, लेकिन लेनिन की विचारधारा नहीं समाप्त हुई थी। लेनिन ने बोला फिर से राजा बैठेगा, फिर से राजा बैठने के बाद में राजशाही बढ़ेगी, राजशाही की बढ़ने की वजह से मेरी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पीछे रह जाएगी। लेनिन का विचार एक ही था, और वो था कम्युनिज्म या फिर साम्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना। उसने बोला मैं बनूंगा राजा। लेनिन क्या बोला, मैं बनूंगा राजा, क्योंकि इतने समय से इंटरनल गतिविधियां करके सबको कलेक्ट किसने करा है, मैंने करा है। तो राजा भी कौन बनेगा, मैं ही बनूंगा। राजा बनूं, राष्ट्रपति बनूं, जो बनूं सब मैं ही बनूंगा। और ये कहते हुए इसने कुछ डिक्लेयर करा, इसने बोला कि अब इलेक्शन कराए जाएंगे यहाँ पर रशिया के अंदर, और इलेक्शन में जितने भी रशिया वॉर्स में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, उन सारे के सारे वॉर्स को अगर मैं शक्ति के अंदर आता हूँ तो सारे वॉर रोक दूंगा। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, 1804 का कोड याद आ रहा होगा। किसने वो कोड दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन ने इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ कोड दिए थे, वही कोड कुछ लेनिन ने आकर दिए। लेनिन ने बोला कि अगर आप लोग मुझे चुन के लाते हो तो मैं क्या क्या परिवर्तन करूंगा। दूसरा परिवर्तन था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात करी। अरे इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण? बैंकों का राष्ट्रीयकरण इतना बड़ा मुद्दा इसलिए हो गया था, रशिया एक बहुत बड़ा प्रांत है, रशिया एक बहुत बड़ा प्रांत है। उस बहुत बड़े प्रांत में ज्यादातर बसने वाले जो लोग थे वो कृषि से धीरे धीरे मूव किधर हो गए थे, वाणिज्य या व्यापार की तरफ। और व्यापारी वर्ग अपना पैसा कभी अपनी जेब में नहीं रखता है, कहाँ रखता है, बैंकों में रखता है। तो बैंकों में धीरे धीरे जो पैसा जमा होता था, उन पैसे के ऊपर खतरा था लोगों के कि कहीं सरकार इसका पैसा ना लेके चली जाए। तो इसने क्या करा कि कोई अटैक हो, सरकार आए, पैसा ना लेके चले, इसने बोला तुम लोग टेंशन ना लो, मैं सबका पैसा सुरक्षित रखूंगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने जा रहा हूँ। एक अच्छा इसने सिद्धांत दिया। तीसरा बोला रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जिसकी भूमि छीनी है उन सबको उनकी भूमि रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, और ऐसा होता था, राजा जब राजा पक्ष के लोग रहते थे तो वो जनता की भूमि छीना ही करते थे, है ना। तो वो सामंतवाद का प्रिंसिपल तो चला ही करता था हर जगह। सामंतवादी लोग या राजा वर्ग यहाँ क्या करते थे, लैंड छीन लिया करते थे। ये सिद्धांत इसने दिए, और ये सिद्धांत देने के बाद में यहाँ पे अपील करी गई कि अब इलेक्शन कराया जाए। ठीक है, तो अक्टूबर की क्रांति के धारावाहिक से पहले ये वाला धारावाहिक नोट देखो, फरवरी की क्रांति। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? यहाँ से लिखना शुरू करो, ऐसी रफली लिख लो, इसी तरीके से रफली लिख लो जिससे जल्दी आगे बढ़े हम लोग। खत्म करना है आज इसमें। हाँ, तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल, सबसे बड़े जादूगर को अपने कब्जे में कर लोगे तो रशिया का जर्मनी में मेरा अपना बुद्धि विवेक ही तो है। वो क्या है, जादूगर उसके बेटे को ठीक कर सकता है, तो उसे लगा सच में जादूगर ही होगा। अब तो रशिया क्या, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस सब मेरे हाथ में आ जाएंगे।
आप एकदम सकते हैं आप IAS को रख दो वैसे एकदम समय में कोई भी ध्यान नहीं देता लेकिन अगर आपकी पुरानी प्रिपरेशन है कुछ पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं उसके आधार पर एग्जाम निकाला जा सकता है बट इसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी रिवर्स इंजीनियरिंग पुराने पेपर्स को उठा के टेस्ट इसमें लगाइए पुराने पेपर लगाइए इससे रिवीजन नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है कि नोट्स लेके बैठ गए और नोट्स और नहीं पढ़ और मौका तो वो मौका आपको और ये सब जो है तो सबसे अच्छा है कि जिन रिजल्ट है उसको कर वरना मैंने कल तुम लोग को क्वेश्चन दिखाया है कि कितने सही और सटीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में और कोई ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं था जो ऑनलाइन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के आए हुए जो क्वेश्चन मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया लगभग सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप है ना तो जब आयोग में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आ जा रहा है वहाँ पे तो फिर आपको तो समस्या लेनी जरूरत नहीं एक सब्जेक्ट तो बहुत सेफ है आपका लेकिन ये क्या यूपी हो गया बिहार हो गया IAS हो गया सारे एग्जाम्स में मैं बात को बोलता हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री मेरे से पढ़ी है क्लास के अंदर तो वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे हाँ वो आप कर नहीं पाओगे तो बात अलग है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं जितना क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारे बच्चे क्वेश्चन करके आते हैं और सही करके आते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन मिलते हैं क्लास में ये भी सब मिलेगी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सब मिलेंगे बट ये तुम लोग सीरियस नहीं लेते हो क्या करेंगे इसको हल्के में ले जाते तो सामने शीट लगी हुई शर्म आनी चाहिए तुम सबको देखते मैं क्या ही रियलाइज कर रहा हूँ तुम लोग ऐसा नहीं है कि तुम लोग अभी छोटे बच्चे तुम लोग को शीट देख के थोड़ा बहुत भी अंदाजा ना होगा टॉप करने वाली वो लड़की है जो कभी क्लास भी नहीं आती है सिर्फ पिछले साल उसने क्लासेस किए थे सारे हाँ पिछले साल रेगुलर क्लास किए थे उसने लेकिन उसको लगा कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है उसने आना छोड़ दिया अपना और फिर भी देखो क्लास में टॉप मारे बैठी एक लड़की पूजा देवी सेकंड रैंक पे वो भी क्लास नहीं आती है वो भी कर रखी थी क्लासेस वो भी रैंक पे बाकी सबके नंबर तो इतने बुरे नहीं कि मतलब कहते हुए भी शर्म आए नकारात्मक नंबर कैसे ले आते हो तुम लोग ये टैलेंट क्या है मुझे तो समझ नहीं आता कौन से टैलेंट का उपयोग करके तुम लोग नकारात्मक नंबर लेके चले जाते हो नेगेटिव में आते कैसे और नेगेटिव में चलो उनके आ जाए जो लोग एकदम नए बैठ गए आगे चलो हमने कभी सुना ही नहीं ये होता क्या है इतिहास में होता क्या है संविधान उनके चलो एक बार नेगेटिव आ गया सुन लिया मान लिया उनके नेगेटिव हैं जो भाई दो एक साल से तैयारियां करके अच्छे से बैठे कैसे ऐसे थोड़ी काम चलेगा तुम लोग से आ रहे हो अपना समय पास कर रहे हो समय पास करके चले जा रहे हो बहुत तकलीफ होगी आगे ये सब चीज़ें याद आया करेंगी तब उसको रियलाइज किया करो नहीं हो पा रहा तो सामने भीड़ जा रही है इसमें जोड़ सकते हो अच्छे से अगर ये एग्जाम ही नहीं समझ आ रहा है तो वो सामने वाला क्लास है इसमें जोड़ के आप अपना कल्याण तो कर सकते हो RRB NTPC का पेपर भी आया हुआ रिफॉर्म भी आया हुआ चाहो तो भर के उसमें भी अपना लग आजमा सकते हो अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ये अभी से सुनिश्चित कर लो और अभी सही समय है समझ लो और देख लो वरना अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाने से कुछ नहीं होता ठीक है सिर्फ घर वालों को बेवकूफ़ बनाओ उनको तो लग रहा होगा अरे मेरा लल्ला लड़ी पढ़ने जा रहा है बहुत बढ़िया शाबाश IAS की तैयारी कर रहे हैं 4 रिश्तेदारों में बड़ा सर ऊँचे करके बोलते हैं लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं बस उन्हें बुला के ये रिजल्ट दिखा दिया जाए और ये रिजल्ट आप लोग के घर से आएगा शायद आप लोग को पता ना हो लेकिन बता दें दिखा दो तुमने दिखा दो तुम तो दिखाओगे बेचा हम लोग बता दिया तुमने बड़ी बात है कम से कम तुम इस बात को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस तो हो बताने के लिए पापा डांटेंगे तुम्हें तो कुछ शर्म आएगी आगे चल के लोग मेहनत करना शुरू करोगे बाकी 90% लोग तो यहाँ बैठे होंगे जिन्हें बताया नहीं होगा पेपर था या टेस्ट नहीं किया है
परसेंट लोग ऐसे होंगे, तो वो रिजल्ट ही क्या बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो क्या। और वैसे भी कोई मतलब नहीं है घर पे बताने का, कोई मतलब नहीं है घर पे बताने का, क्योंकि आप लोग अगर घर वालों के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ना यहाँ बैठे, तो फिर आप गलत तैयारी कर रहे हो। अगर घर वालों ने बोला उनके प्रेशर में तैयारी कर रहे हो तो बहुत गलत फील्ड के अंदर आ रहे हो। यूपीएससी पीसीएस वो एग्जाम है जो आपकी स्पिरिट और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, और नहीं जुड़ा हुआ तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अभी लिख के दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे जब तक अंदर से नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर में समाज को देख के या इधर उधर वालों को देख के अगर करना शुरू कर दिया तो नहीं होगा। ये जो पिक्चरें देख देख के तुम लोग आ जाते हो ना, ये पिक्चरें जो बर्बाद किया है आज की यूथ को, देख ले जाके चलो भाई बाहर में खेल आ रही है, अरे ये बन गया चक्की चलाते चलाते, मुझे तो मेरे अब्बा चक्की भी नहीं चलाने देते, मैं आराम से पढ़ाई कर सकता। तो ऐसे नहीं होता बेटा, ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके अंदर की रूह को निचोड़ के फेंक देगा, कुछ नहीं बचता इंसान के लिए, ख़त्म हो जाता है पूरा इस एग्ज़ाम को करते करते। तब जाके 15 लाख में से हर साल 1000 से कम लोग सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी और पीसीएस में तो उससे कम आ जाओ, 5 लाख लोगों में से 400-500 पोस्ट मैक्सिमम आती है, ठीक है, 400-500 मैक्सिमम, मतलब 300 के आसपास पोस्ट आती है। ये हालत है इस समय, और आप लोग इस हालत के अंदर अगर सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा, क्लास में बैठने भर मात्र से हो जाएगा, तो नहीं होगा। और क्लास में बैठने का भी तो उपयोग नहीं कर पा रहे हो। जो क्लास में बैठे भी थे रेगुलर, कौन ऐसा बच्चा है जिसने नंबर खींच के 100 के ऊपर कर दिया? मोस्टली जगहों पे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के नंबर आ रहे हैं 112, 120, 125। हमारे यहाँ शुरू 62-64 से हो रहा है। इतना पीछे हो आप लोग। आप लोग अपने आप से कंप्लीट थोड़ी कर रहे हो, पूरे देश के साथ में समय कंपटीशन में, जिनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। एक बार आंसर राइटिंग देख लेना दिल्ली के बच्चों के जो आंसर लिखते लेके आते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर आपके आंसर के ऊपर टिक करके उसको गुड बोल देता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट लिखना शुरू कर दिए। उसकी वजह से अपने आप को ओवर मोटिवेटेड मत करिए, बहुत फर्क है अभी भी। और इसी आंसर को लिखना छोड़ोगे ना, 4 दिन छोड़ो प्रैक्टिस, अगर बहुत अच्छा लिख रहे थे ना, सबसे बुरा तुम लोग लिखोगे। बहुत कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, बहुत कंसिस्टेंसी का। सीधा मैंने क्लास में बताया था, टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आपके नोट्स से आएगा, और नोट्स में शेयर कर चुका था। पेपर के बारे में कम से कम आपको 15-20 दिन पहले से पता था। 7 दिन बीच में पुलिस की छुट्टियाँ होंगी एग्जाम होने पड़ेगा, और उससे पहले और उसके बाद में भी एग्जाम नहीं हुआ था, 15 दिन मिला था बीच में पूरा हुआ। सिर्फ इतिहास ही पढ़ के आ जाते तो 150 में से 50 क्वेश्चन कर देते, और 50 क्वेश्चन अगर कर देते तो अच्छे खासे नंबर आपके होते, ऐसे निगेटिव में ऐसे या फिर 10-15 नंबर नहीं होते। सब क्लास में पढ़ा, उसके बाद नोट्स में भी पढ़ा, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या कर सकते। दवा के सम्मान का मतलब सबको छोड़ सकती है। आगे देखो, इसमें ये लिख लिया। इसके बाद में इसको भी नोट कर लीजिए। 1917 फरवरी का रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के अंदर हुआ क्या था, निकोलस ने यहाँ पर निकोलस को रिमूव कर दिया गया था सरकार से, और उसके बाद में प्रोविजनल या अंतरिम सरकार बनी है, और अंतरिम सरकार में यहाँ पर जिसको चुना गया उन चुने हुए लोगों का नाम लिखिए।
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या चर्चा चल रही? इसका नाम लिख लीजिए है? पीछे बैठे तो आप पीछे हो गए, कल होता नहीं, तभी कह रहे हैं बगल वाले क्लास में बैठ हो जाए, वरना इसके बाद में नीट का क्लास भी लगता है, फिर से तैयारी शुरू कर। अक्टूबर रिवॉल्यूशन या अक्टूबर की क्रांति, ठीक है, इसके बारे में समझिए थोड़ा। जैसा हमने बोला कि 1917 सरकार के तौर पर यहाँ पर लेनिन अब क्या करेंगे, अपनी सरकार को बनाने का प्रयास करेंगे। फरवरी में तो ये सरकार पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गई, कहीं ना कहीं जो जनता चाहती थी वहाँ की वो तो हो गया। अलेक्जेंडर केनेस्की को एक संवैधानिक पद पर बैठा दिया गया और राजा भी अब यहाँ पे। लेकिन लेनिन ने क्या बोला था, मुझे राजा बनना है, और राजा बनने के तौर पर वो अपनी विचारधारा को यहाँ पर लागू करना चाहता था, ठीक है। उस विचारधारा को लागू करने के लिए इनको इलेक्शन लड़ने थे। इलेक्शन में लेनिन जिस विचारधारा को फॉलो करता था उस विचारधारा को बोलते थे बोल्शेविक। बोल्शेविक मेजोरिटी पक्ष था यहाँ का, और ये मेजोरिटी पक्ष इस समय में लेनिन के हाथों में था। लेनिन इस समय बोल्शेविक के लोगों को फिर से सक्रिय करता है पूरी तरीके से, और कहता है अब हम करेंगे तख्ता पलट, ठीक है। तख्ता पलट समझते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उसको वहां से हटा के अपनी सरकार को ले आना, ठीक है। तो इसने क्या करा, केरेंस्की की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद में बोल्शेविक के नेताओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया। यहाँ केरेंस्की या फिर ऐसे लोगों को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए मेंशेविक्स। कौन चले आए? मेंशेविक्स। मेंशेविक्स जो दल था, वो दल जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया माइनॉरिटी ग्रुप का दल जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो लोग थे वो लोग बेसिकली कैपिटलिस्ट लोग थे, पूंजीवादी वर्ग के लोग हुआ करते थे, या इस समय का रिच क्लास हुआ करता था, या इस समय के हायर क्लासेस को मेंशेविक का नाम दिया जाता था, ठीक है। एक वर्ग यहाँ पे और था जिसको नाम दिया जाता था प्रोजार वर्ग, ठीक है। प्रोजार मतलब राजा के समर्थक लोग होते थे, जो जार निकोलस से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करा करते थे और चाहते थे कि कौन सी जनता है हमारे पास में, शासन कौन सा है, वही राजाओं का शासन वापस से आए। क्योंकि लेनिन की विचारधारा से सब लोग डरे हुए थे। ये विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा सब समाप्त कर देती है। साम्यवादी विचारधारा पूंजीवाद को समाप्त कर देती है, पूंजीपतियों को समाप्त कर देती है। ऐसी विचारधारा के वहां के लोग तो डरे थे ही थे, साथ ही साथ में इस नेशन के आसपास के और लोग भी डरे हुए थे। यूएसए कभी नहीं चाहता था रशिया में कौन आए, लेनिन आए, क्योंकि वहां पे बोल्शेविक विचारधारा मतलब साम्यवादी विचारधारा अगर आएगी तो इसका गलत इम्पैक्ट दूसरे नेशन पे भी पड़ेगा। कोई नेशन नहीं चाहता था साम्यवादी सरकार आए रशिया के अंदर, इसलिए फॉरेन फंडिंग भी इन लोगों को होना शुरू हो गई, मेंशेविक और प्रोजार लोगों को। और इन फंडिंग के तहत ये लोग सब किसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिए, बोल्शेविक के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है व्हाइट किलिंग, ठीक है, व्हाइट किलिंग, ठीक। व्हाइट किलिंग का मतलब सफेद लोग या व्हाइट लोग या गोरे लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे लेनिन के अपोजिशन में चाहे मेंशेविक हो चाहे प्रोजार हो, ये सब लोगों को क्या बोला गया, व्हाइट्स बोला गया यहाँ पे। और व्हाइट्स की किलिंग करना बोल्शेविकों के द्वारा शुरू कर दी गई। इतनी हत्याएं हुई यहाँ पे बोल्शेविक के द्वारा, बोल्शेविक ने जबरन सारा का सारा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। और साम्यवादी विचारधारा इसी को बोला जाता है। फैब से लेके अक्टूबर तक में जो भी क्रांति चली, उस क्रांति में संघर्ष किसके अगेंस्ट में था, केरेंस्की और उसकी सरकार के अगेंस्ट में, मेंशेविक के अगेंस्ट में और प्रोजार के अगेंस्ट में। इन सब के अगेंस्ट में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन क्रिएट किया गया, जिसको फाइनली अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तौर पर बोला जाता है, जब लेनिन ने आकर क्या करा, साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अक्टूबर की क्रांति हो गई। अक्टूबर की क्रांति के साथ में यहाँ पे रशिया की क्रांति भी समाप्त हो जाती है, रशिया का रिवॉल्यूशन भी समाप्त हुआ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे समस्या मेंशेविक वर्सेस बोल्शेविक नहीं खत्म होती है। ये लड़ाई लंबी है, काफी समय तक चलेगी, आगे भी चलती देखेंगे आप लोग। 1923 में फिर एक बार संघर्ष होगा बोल्शेविक मेंशेविक का, फिर आपस में संघर्ष के बाद में बोल्शेविक जीतेगी और बोल्शेविक जीत के फिर लेनिन ही वहीं पे अभी भी वहां पे
रूलर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में 1929 में मैंने आपको बताया था कि कौन आ गया था, स्टालिन आ गया था। और स्टालिन ने आके क्या करा, इसी साम्यवाद की विचारधारा को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते दौरान यहाँ पे फिर से मेंशेविक ग्रुप उठा, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी, तो स्टालिन ने भी एक बार इस ग्रुप को दबाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये रशिया का पूरा क्रांति थी। रशिया की क्रांति के काल के अंदर 1940s का जो दौर था, 1940s का जो दौर था, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी फेज मानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का फेज मानते हैं। इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर यहाँ पर जब रशिया इन्वॉल्व हुआ था वॉर के अंदर, ठीक है, तो रशिया वॉर के अंदर जब इन्वॉल्व हुआ था तो रशिया का आमना सामना यहाँ पे अगेन फिर किसके साथ में था, जर्मनी के साथ। ठीक है, जर्मनी के सामने फिर से ये खड़ा हुआ था यहाँ पे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी लगभग रशिया को घेर चुका था चारों तरफ से, लगातार अटैक हो रहे थे, जर्मनी घेर चुका था बुरी तरीके से। और यहाँ पर अटैक करने के बाद में रशिया के लगभग सभी टेरिटरीज को उड़ा दिया गया था और काफ़ी कंट्रोल हुआ था। काफ़ी कह सकते हो आप कि लोग काफ़ी संख्याओं में, लाखों में मारे जा रहे थे रशिया में। उसी में इस समय आज के दो वहाँ पे आपको राष्ट्रपति दिखाई देते हैं जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। जी, पुतिन नाम सुना, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर नाम किसका लगाया हुआ इन्होंने, लेनिन का लगाया हुआ आगे का जो नाम है। ठीक है, क्योंकि उसी आइडियोलॉजी को ये भी समर्थन करते हुए आते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो थे, उनके पिताजी इस समय रशिया की आर्मी से लड़ रहे थे वॉर में। ठीक है, इसमें लड़ रहे थे, रशिया की आर्मी के वॉर में लड़ रहे थे। ठीक है, वॉर में लड़ने गए थे। इसी दौरान अचानक से बम गिरता है। बम गिरने के दौरान यहाँ पर जहाँ बम गिरता है वो व्लादिमीर पुतिन की माता जी के ऊपर बम आके गिरता है। माता जी जो थी उनके ऊपर बम आके गिरता है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। जब व्लादिमीर पुतिन के पिताजी आके ढूंढते हैं, जब चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारा ईंटों का ढेर है, कई सारा मलबा पड़ा हुआ है। उस मलबे से जैसे तैसे खींच के निकाला जाता है उन्हें, उनकी माता जी को। इस समय व्लादिमीर पुतिन पैदा भी नहीं हुए। ठीक है, और जैसे तैसे उनको खींच के निकाला जाता है। निकालने के बाद में फिर उसके बाद में उनको बचाते हैं। बचाने के बाद में वहाँ से कुछ 2 से 4 साल गुजरते हैं और जन्म किसका होता है, व्लादिमीर पुतिन का। ठीक है, तो अगर उस समय में उनकी हत्या हो गई होती या मार दी गई होती तो शायद आज के समय में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह का नाम दिया जाता है ना, जिसको व्लादिमीर पुतिन को, है नहीं तानाशाह वो, ये तो यूएसए ने नाम दे के रखा हुआ। ठीक है, तो उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता। और रशिया का इस तरीके का इतनी सुप्रीम पावर के तौर पर नहीं जानी जाती, क्योंकि आप व्लादिमीर पुतिन का जब रोल पढ़ना शुरू करोगे, यूएसएसआर के विघटन के बाद में रशिया लगभग खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। रशिया इतने पार्ट में तोड़ दिया गया यूएसएसआर को कि रशिया कुछ नहीं बचा था। उसके बाद में जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पॉलिसीज को अपनाया, और आज के समय में यूएसए के सामने का सबसे स्ट्रांगली कोई खड़ा होता है जाके, तो एक देश है पूरी दुनिया में जो है रशिया, सिर्फ एक देश है। वो उसी शक्ति से सिर्फ वही टकरा सकता है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। बाकी उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता है ना। तो उसके पीछे एक बड़ा नाम था व्लादिमीर पुतिन। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की कहानी है। जब वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के समाप्त होते समय 1918 के अंदर, याद है ना 18 वाला, जब जर्मनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। जर्मनी ने जब हाथ खड़े कर दिए, उसकी सेना को पूरी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, गिरा दिया गया, और गिरा के सबको गोली से मारा जा रहा था। ठीक है, अमेरिकन आर्मी पूरी तरीके से पिस्टल लेके खड़ी हुई है। जो जर्मन आर्मी का बंदा दिखता था उस पर गोली चला दे करते थे, मार के करते थे। एक बंदा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर, इतना इंजर्ड है, उठ नहीं पा रहा है, घुटनों पे पड़ा हुआ है। अमेरिका की आर्मी के कुछ लोग उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं आके और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में 2 लोग इधर खड़े होकर मजाक करते हैं, अरे इसे क्या मारोगे, पहले ही मरा हुआ है, ठीक है, इस मरे हुए आदमी को क्या मारोगे। और ये हंसी करते हुए वो लोग क्या है वहां से चले जाते और उस बंदे को छोड़ देते। वो बंदा पता कौन था, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, हिटलर अगर उस समय मार दिया गया होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 ही नहीं होता, इसको बोला जाता। तो एडोल्फ हिटलर को पीछे कहीं ना कहीं वो दिन था जिसकी वजह से उसने जब अपने घुटनों पे पड़ा था ना, उसी दिन उसने सोच लिया था पूरी दुनिया को घुटनों पे इसको गिरा के मारूंगा। और ये जिद थी हिटलर की। अभी आप हिटलर को पढ़ोगे ना, हिटलर को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर नहीं पढ़ोगे, एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर पढ़ोगे जो शायद आपको मोटिवेट करता, जो दिखाता है कि परिस्थितियों के सामने संघर्ष करके खड़े रहना क्या होता है ना। तो एडोल्फ हिटलर पूरी दुनिया से, जर्मनी अकेला लड़ रहा था, पूरी दुनिया एक तरफ थी,
और हिटलर एक व्यक्ति लड़ रहा था, सिर्फ एक व्यक्ति की बात करूँ मैं, लड़ रहा था। हालांकि गलतियाँ उसने बहुत सारी करी, जैसे ज्यूस को गलत तरीके से मार देना हुआ या कुछ जिद हुई उसकी, वो गलतियाँ करी, कोई भी तानाशाह करता है इस तरीके की गलतियाँ, लेकिन उसकी हिम्मत और कहीं ना कहीं उसके हौसले, जो वो रशिया के सामने पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, किसी भी शक्ति के न्यूक्लियर पावर तक से नहीं लड़ता था, है ना। तो उस व्यक्ति का होने का मतलब था यूरोप के अंदर हलचल उस समय में हो जाते थे। एक समय बोला जाता था कि फ्रांस जब जीतता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, एक समय बोला जाता था, ठीक है। ये कह सकते हो प्रोवर्ब टाइप का था, बोला जाता था, क्योंकि फ्रांस में जो गतिविधि होती थी वो देखा नहीं आपने पूरे यूरोप में होना शुरू हो जाती थी, है ना। तो ऐसे ही बोला जाता था कि जब हिटलर जीतता था तो पूरा यूरोप कांप जाया करता, ठीक है। तो यूरोप का उस समय वो हालत हो चुकी थी कि हिटलर की एक एक गतिविधि से वहाँ के लोग उस समय इस तरीके से कांप जाया करते थे, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण के तौर पर देखा जाता है। इन स्टोरीज के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी वजह है, जिसको आपने अभी रशियन रिवॉल्यूशन के तौर पर देख लिया। अगला टॉपिक अब देखेंगे क्या है पढ़ने लायक हमारा, उसको चर्चा करेंगे। ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट बैठे रहो। नहीं शायद, हाँ आंसर दे देना। मीरा शर्मा, मीरा शर्मा है यहाँ पर आंसर दे देना। गरिमा, स्वाति राज,